करंट प्रोटेस्ट चल रहा है, इस पे आपके क्या व्यूज हैं? मुझे नहीं लगता ये पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस वो चेंज ला सकते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। आई विल कॉल एजुकेशन एज एंटी स्टुपिडिटी। कौन बीजेपी का है कौन सीजेपी का, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट में ज्यादा पावरफुल कौन है? पॉलिटिशियन लोगों को समझता है, लोगों की नस को समझता है, वो समझता है कि लोगों को दर्द कहाँ हो रहा है और वो लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकता है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का इतना भयंकर ऑब्सेशन क्यों है कि सरकारी नौकरी मतलब सरकारी नौकरी? आपको इतनी लंबी छलांग मिल जाती है कि आपकी 2 पुश्ते 3 पुश्ते शॉर्ट हो जाएंगी और आप उसी जन्म में रातों रात भिखारी से राजा बन जाओ। राजस्थान में या हरियाणा में कुछ जगह ऐसी है जहाँ शादी ही नहीं होती अगर तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं है। कोचिंग इंडस्ट्री सपने ज्यादा बिक रहे हैं, वास्तव में मदद हो रही है? सपने ज्यादा बिक रहे हैं। बच्चों मैंने तुम्हें ये बताया, अब ठोको लाइक। मैंने तुम्हें इतनी अच्छी चीज समझाई, इतने लाइक तो दे ही देना। एडवर्टाइजिंग रूल्स के अंडर अगर ये सब डिस्क्लोज करना स्टार्ट हो गया तो बिजनेस चौपट हो जाएगा सब। रैंक खरीदने वाला सिस्टम कई बार आता है कि ये खुद ही कि मेरी आई है रैंक इतनी, अब मैं जाके इस इंस्टीट्यूट में फोटो खिंचवाया, इन्होंने एक गाड़ी की चाबी दी है, इन्होंने इतने लाख रुपए दिए हैं, इन्होंने फलाना काम किया है, मैं तीनों के पास जाके मेरी फोटो खिंचवाया है। और तुम अगर शुरुआत ही ऐसी कर रहे हो बनने से पहले, तो क्या कर रहे हो? ये तो देखो है, मैं चाह रहा था कि एक YouTube चैनल पे अलग अलग रैंक होल्डर्स आए और वो सिखाएं, अपनी स्ट्रेटेजी बताएं, तो हमसे पैसे मांगे लोगों ने। मेन स्ट्रीम मीडिया वर्सेस टीचर। मेन स्ट्रीम ने कहा है सोशल मीडिया को क्या आता है, क्या कर रहे हैं? न्यूज मुझे लगता है कन्वेंशनल न्यूज टू व्हाटएवर एक्सटेंट अब जेलस और इनसिक्योर हो चुकी है उनसे। आपको क्या लगता है सर, डेमोक्रेसी को आप क्या मानते हो? डेमोक्रेसी अच्छी चीज है इंडिया के लिए या टू मच डेमोक्रेसी हो रखी है अभी? जो लैंड के प्राइस बढ़ रहे हैं गुड़गांव या कोई भी जगह, वो इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ये ब्लैक मनी वाला पार्ट है, रेट इसकी वजह से बढ़ रहे हैं। हाउ ट्रू इज दैट? ये अगली जनरेशन जो आ रही है ये पहले वाली से कम करप्ट है या उतनी है या ज्यादा है? आज का पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट बड़े स्पेशल है भाई साहब। जहां दुनिया टाइम लेती है एक करियर में सफल होने के लिए, ये बहुत थोड़े टाइम में 3 करियर में सफल रहे। ये सबसे पहले बॉडी बिल्डर थे, बॉडी बिल्डिंग में इन्होंने मेहनत की, मिस्टर दिल्ली बने, कुछ चोट लगी जिसकी वजह से वो करियर आगे नहीं बढ़ा। फिर ये इन्होंने करी यूपीएससी की तैयारी और यूपीएससी की तैयारी में भी ये सफल होके एक सफल आईआरएस ऑफिसर बने और एज अ कस्टम ऑफिसर इन्होंने देश को सेवाएं दी। उसके बाद इनको लगा कि यार ठीक है गवर्नमेंट जॉब तो लग गई है पर मैं कुछ और करना चाहता हूँ। उसके बाद इन्होंने यूपीएससी के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना चालू किया, उनको गाइड करना चालू किया। फिर सोशल मीडिया पे कंटेंट स्टार्ट किया। आज की डेट में सोशल मीडिया पे वीडियो भी बनाते हैं, पॉडकास्ट भी करते हैं। तीसरा करियर है जिसमें सफल हो चुके हैं क्योंकि इतने समय से यूपीएससी से जुड़े हुए हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, खुद भी एक ऑफिसर रह चुके हैं। तो हमने इनसे डिटेल में जाना कि इंडिया में यूपीएससी को लेके इतना क्रेज क्यों है, दुनिया पागल क्यों है यूपीएससी के पीछे। ये कोचिंग का बिजनेस क्या इसलिए बूम रहा है क्योंकि हमारे स्कूल कैपेबल नहीं है। ये कोचिंग वाले रास्तों में लोगों को गाइड करते हैं, ये मार्केटिंग ही कर रहे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी क्या है, ये कोचिंग इंडस्ट्री की सच्चाई क्या है, ये रैंक खरीदने बेचने का दौर क्या है, और जो खरीदने वाले हैं वो तो दोषी हैं ही, ये बेचने वाले क्या कर रहे हैं। इंडिया में जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है इसको रोका कैसे जा सकता है, इंडिया का टैलेंट इंडिया में कैसे रुकेगा, और जो भी बंदे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको कितने अटेम्प्ट तक वेट करना चाहिए, कितना पेशेंस रखना चाहिए, प्लान भी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और इनकी तरफ से बेस्ट तरीका क्या है एक आईएएस ऑफिसर बनने का, वो सब जाना है हमने आज के पॉडकास्ट में। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए, आप एक ऑफिसर हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए, आप कोचिंग सिस्टम से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं या इस सिस्टम को यूपीएससी को जानना चाहते हैं तो पॉडकास्ट आपके लिए। तो चलते हैं सीधे पॉडकास्ट की ओर। वेलकम रवि जी टू द पॉडकास्ट। ऑलवेज अ प्लेजर। तो सर सबसे पहले इंडिया में यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का इतना भयंकर ऑब्सेशन क्यों है कि सरकारी नौकरी मतलब सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी हमारे देश में सोशल मोबिलिटी के लिए सबसे आसान और सबसे अवेलेबल तरीका है मासेस के लिए। अगर आप इंडिया में लोअर मिडिल क्लास हो या आप उस स्तर पे नहीं हो जिस स्तर पे आप पहुंचना चाहते हो, सोशल मोबिलिटी हर आदमी चाहता है। हर आदमी चाहता है उसका स्टेटस बढ़े, हर आदमी चाहता है उसको इज्जत मिले, हर आदमी चाहता है कि वो पावरलेस ना हो एटलीस्ट। तो हमारे देश में पावरलेसनेस हमारा बेस है, हमारी बेस रियलिटी, क्योंकि हम एक सप्रेस्ड सोसाइटी रहे हैं और वो सप्रेस्ड सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो जो छोड़ कर गई थी ब्रिटिश सरकार, वही स्ट्रक्चर आज भी हम चला रहे हैं और वही स्ट्रक्चर आपको दिखता है। जब आप किसी बाबू से बात करते हो या जब आप किसी पुलिस वाले से बात करते हो तो अल्टीमेटली बनना तो सबको वही है ना। हाँ, क्योंकि पावर स्ट्रक्चर ही वो है, वो पावर स्ट्रक्चर बहुत सालों से चल रहा है। और उस पावर स्ट्रक्चर में पहुंचने का सबसे आसान तरीका, एक तरीका जिसके लिए पैसा नहीं चाहिए या ज़्यादा नहीं चाहिए, वो पढ़ाई है। और पढ़ाई इससे ऊपर का लंबा छक्का नहीं दे सकता आपको यूपीएससी से ज़्यादा। ये एक ऐसा जरिया है
जो अगर आप मेहनत कर लो या आप पढ़ाई कर लो या आपका किसी तरीके से पेपर क्लियर हो जाए, आपको इतनी लंबी छलांग मिल जाती है कि आपकी 2 पुश्तें 3 पुश्तें शॉर्ट हो जाएंगी और आप उसी जन्म में रातों रात भिखारी से राजा बन जाओगे। सिंपल सा रीज़न ये है। बस सही बात है, वो जो आपने एकदम मतलब मैं वर्ड कहूँगा एकदम एग्जाम्पल परफेक्ट है। इससे ऊंची छलांग कहीं और नहीं लगा सकते कि तुम आज कुछ भी नहीं हो और कल रिजल्ट निकलते ही तुम सब कुछ हो। तो ऐसा बिजनेस में भी अगर हाँ बिजनेस में भी अगर आदमी कुछ करेगा जीरो से हीरो 10 साल 20 साल की जर्नी है, ठीक है ना। कॉर्पोरेट में करेगा तो जर्नी है, कुछ भी करेगा तो जर्नी है, यहाँ जर्नी नहीं उस जर्नी के दौरान जाना उसको बाबू के पास ही पड़ेगा। हाँ बाबू को ही सेटिस्फेक्शन होगी ये बोलने की कि 2 घंटे बाहर बैठाया इसको देखो। हाँ वो सोशल हायरार्की है ना इंडिया में। सबसे ऊपर पॉलिटिशियन है, उसके नीचे ब्यूरोक्रेट है, उसके नीचे बिजनेसमैन है, उसके नीचे सैलरीड इंडिविजुअल है, उसके नीचे तो फिर बाकी सब अनजान सब लोग। सर एक जैसे यूपीएससी तो एक आपने बहुत सही चीज बताई। यूपीएससी के अलावा जो जनरल गवर्नमेंट एग्जाम है कि यार चलो यूपीएससी नहीं हुआ यार मैं कोई स्टेट में ही लग जाऊं, स्टेट नहीं हुआ यार मैं पटवारी बन जाऊं, या मैं कुछ कैसे भी लग जाऊं, मेरा सरकारी नौकरी का टप्पा लग जाए। इसका ऑब्सेशन अगर यूपीएससी के अलावा बात करो तो सोशल स्टेटस और सिक्योरिटी का इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं है। आप चाहे जितनी मर्जी IIT IIM क्रैक करके जितने मर्जी 1 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज कर लो, आप वो 15-20 लाख रुपए की सरकारी नौकरी की सेफ्टी को बीट नहीं कर सकते। एक बारी आप आ गई, आप सरकारी दामाद बन गए। इसको बोलते हैं ना सरकारी दामाद इज एक्चुअली, ये फ्रेज बीइंग यूज्ड मैं पहली बार सुना, मेरे को बड़ा अजीब लगा था। मैं देन आई रियलाइज कि इट्स नॉट एक्चुअली इनएक्यूरेट। तो आप बन गए एक बारी तो आप सारी जिंदगी सेट हुए। आप सोचो ना, आप मार्केट के उथल पुथल से बच गए, वो तेजी मंदी से फर्क नहीं पड़ता। तेजी मंदी से आप कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज अलग हैं। सुबह उठ के शाम को सोते वक्त लाइफ अलग टेंजेंट पे, अलग दुनिया में, अलग बबल में चलते हो आप। आपको लाइफ की प्रॉब्लम्स उस लेवल पे फेस नहीं होते जो हर किसी को सोचना पड़ता है फाइनेंशियली। आपके पास शायद पैसे कम हो या बहुत ज़्यादा ना हो, बट होंगे जरूर। आज जरूर जाएंगे टाइम पे, कोई निकाल नहीं सकता है नौकरी से। आपके 60 साल के बाद अभी आते रहेंगे, आपको कुछ हाँ, तो रिटायर हो गए तो भी आते रहेंगे। अब तो यार न्यू पेंशन स्कीम आ गई, बट हाँ मोर और लेस ये जो सिक्योरिटी है ना, इस चीज का कोई जवाब नहीं है। अब आप इंसान जब यंग होता है तो वो चाहता है कि वो अपने माँ बाप की वो करे, देखभाल करे और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए और अपने कंधे उसके मजबूत होने चाहिए। अपने कंधे मजबूत होने से पहले तो ये अपने कंधे परमानेंट होने चाहिए। परमानेंट होने का सबसे बढ़िया तरीका सरकारी नौकरी है। और सर एक एंगल जो मेरे को समझ आया था, मैं किसी दिन ऐसे ही मतलब एक ग्रुप में कह रहा था कि यार ये क्या ऑब्सेशन है यूपीएससी का, गवर्नमेंट एग्जाम का क्या ऑब्सेशन है, इतना यूथ क्या गवर्नमेंट की तैयारियों में लगा हुआ है, तुम यार ऐसे क्यों नहीं करते, वैसे क्यों नहीं करते, तुम ऐसे बिजनेस करो, तुम ये करो। पर तो बिजनेस वाले आदमी तो ऐसा होता है। तो किसी ने मुझे एक ऐसा एंगल मारा जो कि मैंने कहा यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। वो निकला मैरिज मार्केट। उसने बताया कि सर राजस्थान में या हरियाणा में कुछ जगह ऐसी है जहाँ शादी ही नहीं होती अगर तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं है तो। किसी ने कहा भाई तुम एक काम करो, तुम एक बहुत अच्छा एग्जाम पास करके बोलो मेरी नौकरी है 15 लाख रुपए मिलता है गुड़गांव में, तो शादी करनी है नहीं, लड़की नहीं है। बोले तुम सरकारी नौकरी प्योन है प्योन है पर सरकारी नौकरी है, तुम्हारी गांव में शादी हो जाएगी। तो कई लड़के सरकारी एग्जाम की तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि यार शादी नहीं होगी अगर नहीं हुआ तो। मतलब ये भी एक रियलिटी है कुछ पार्ट्स की। बिल्कुल, जो मैं पहली बार देखा, मैं ये तो कौन सा रीजन हुआ, और है ऐसा रीजन सोशल स्टेटस ही हो गया। हाँ। एक तरीके से। लेकिन अभी कोचिंग का सिस्टम आ गया, और कोचिंग में कह रहा हूँ चलो सरकारी की कोचिंग तो अलग है ही, आदमी बच्चे 9th क्लास से कोचिंग चालू, कोई 6ठी क्लास से चालू, और आजकल तो छोटे मोटे 1ली क्लास से, 1st क्लास में मेरा बच्चा है मैथ्स पढ़ने जा रहा है। तो ये जो कोचिंग का सिस्टम चालू हुआ है, ये समय की नीड है कि भाई इतना कंपटीशन है कि आपको सेपरेट कोचिंग लगेगी, नीड ऑफ द आवर है, या हमारे नॉर्मल प्रॉपर स्कूलिंग सिस्टम का फेलियर है कि यार तुम स्कूल में कुछ होता ही नहीं है तो मजबूरी में करना पड़ता है। आपके दोनों स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली एक्सप्लेन करते हैं एक दूसरे को। ये स्कूल सिस्टम का फेलियर है और तभी ये मार्केट रियलिटी है और ये डिमांड बनी है। आप पूरी की पूरी चीज को स्टैक कर दो एक के ऊपर एक। आपके स्कूल के सिस्टम ने जो किया वो किया, अल्टीमेटली उसने उसको ना किसी भी गवर्नमेंट किसी भी एग्जाम को, गवर्नमेंट एग्जाम छोड़ो, आप IIT JEE नीट, वहाँ पर भी कोचिंग का प्रॉपर एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम चल रहा है। स्कूल के थ्रू सिर्फ पढ़ाई करके वहाँ तो वो नहीं पहुँच रहा है, ठीक है, वो एक अलग ही कंपटीशन है, ये एक अलग ही कंपटीशन है। इस अलग जो स्कूल आपको प्रिपेयर नहीं करता किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, यही दिख रहा है अपने को। नहीं करता, तभी तो कोचिंग है। कोचिंग एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती प्राइवेट स्फीयर में, नहीं तो ना कि वो प्रिपेयर नहीं करता है। उसके बाद जब स्टेक्स इतने हाई हो जाते हैं और जब कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाता है तो आप क्या करोगे वो एडवांटेज लेने के लिए जो आपको लेने की ज़रूरत है। अगर आपको सर्वाइव करना है तो बात तो सर्वाइवल की हो रही है।
अपने इंडिया में फाइट ही सर्वाइवल की है। हम बिजनेस वगैरह की तो बातें तब करेंगे ना जब बेसिक मेरे सर्वाइवल सिक्योर हो जाएगा, पहले वो फाइट तो खत्म करूं मैं। तो दैट इज द रीजन द कोचिंग एग्जिस्ट्स। गैप इतना बड़ा है और इंसेंटिव, पहले तो गैप बहुत बड़ा है, उसके बाद इंसेंटिव इतना ज़्यादा बड़ा है, उसके बाद डाउन साइड इतनी बड़ी है कि नीचे सीधा खाई है। तो आप बोलोगे यार मेरे को ट्रॉली दे दो यार, ये लो टिकट काटो, मेरे को वहाँ ले जाओ बस, ये कैसे भी लेके तो जाओ। और सर ये कोचिंग इंडस्ट्री वास्तव में लेके भी जाती है या जाना है जिसको वैसे जाएगा, फेक जो ड्रीम सेलिंग है वो ज़्यादा हो रही है? सपने ज़्यादा बिक रहे हैं या वास्तव में मदद हो रही है? सपने ज़्यादा बिक रहे हैं बट वास्तव में मदद भी होती है। दोनों ही चीज़ें हैं। बट आपका जो पॉइंट है मतलब एक्चुअली इसको बिजनेस के साइकिल में अगर आप देखोगे ना, दिस इज प्री सेल एंड पोस्ट परचेज। प्री सेल ऑफ कोर्स दे सेल ड्रीम्स, पोस्ट परचेज दे ट्राई टू हेल्प, बट मोस्टली इट इज हेल्प्ड बाय पीपल हु आर यूजिंग सेल्फ स्टडी और इकोसिस्टम। तो वो देते हैं जितना उनके पास में होता है। कोई ठीक ठाक कोचिंग जो है आपको धक्का देने की कोशिश करेगी। एडटेक मार्केट एटलीस्ट अब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चुकी है। अब वो वैल्यूएशन पे गेम नहीं खेलती, क्योंकि वो वैल्यूएशन पे गेम नहीं खेलती। और बायजूस के केस स्टडी के बाद सबको रियलाइज हो गया है कि प्रॉफिट तब आता है जब रिजल्ट आता है। रिजल्ट तब आता है जब सच में अच्छी पढ़ाई होती है, और सच में जब अच्छी पढ़ाई होती है तभी वो साइकिल बनती है। इसीलिए दे आर इंसेंटिवाइज्ड टू डू गुड वर्क बिकॉज ऑफ देयर प्रॉफिट इंसेंटिव एंड बिकॉज ऑफ द मार्केट रियलिटी। दिस इज द रीजन इट एग्जिस्ट। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बड़े अच्छे लोग हैं, वो बहुत बुरे लोग हैं, मेरी कोई मॉरल स्टेटमेंट नहीं है उस पर। बट द रीजन दैट इट इज नॉट कंप्लीटली फेक इज द मार्केट वुड नॉट अलाउ इट टू बी कंप्लीटली फेक। क्यों सर, इसमें मैंने एक चीज़ देखिए ना भाई, इसमें मेरा क्या मतलब है मदद और फेलियर ड्रीम से। एक बंदा है जिसके मान लो 80% आते हैं और हमको लगता है इसके 80% चांस है यूपीएससी से निकालने के या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम निकालने के, इसको हम सपोर्ट करके 90-95 निकाल देंगे, इसकी नैया पार लग जाएगी। वो 20 वाले को भी कहते हैं कि अरे आजा आजा सब करवा देंगे। तो वो जो है ना कि 20 से 70 वाले जिनको नहीं आना चाहिए उनको भी जो मार्केटिंग करके और जो कहानी सुना के बुलाया जाता है, मेजर पोर्शन वही है ना। जैसे वो एक सीरीज आई थी एस्पिरेंट वाली, उसने बहुत अच्छी लाइन बोली थी, बिजनेस में 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं रैंकर, एक होते हैं बैंकर। तो जो रैंकर हैं उसको लेके आओ, ऐसे 100-50 बच्चे जिसमें से 100 बच्चों में से 20 रैंक निकल जाएगी, इन रैंकर को ढूंढो। बाकी जो 99,000 लोग हैं वो तो बैंकर है, अपना बैंक भरने के लिए आए हैं। तो जो रैंकर को फोकस करना कि हाँ ये बंदे में दम है, आजा तुझे बनाए कुछ, यही है मॉडल। उससे ज्यादा तो वो बैंकर वाले मॉडल पे ध्यान दे रहे हैं। यही है मॉडल, दिस इज द मॉडल, दिस इज द एग्जैक्ट मॉडल जो आजकल एडटेक में चल रहा है। आप पहले 1-2 साल बहुत सस्ते कोर्स निकालो और बहुत छोटे छोटे कोर्स निकालो। वो कोर्स निकालो जो सिर्फ उन लोगों के लिए हो जो फिर से एक बारी एक पेपर फिर अटेम्प्ट कर रहे हैं, री अटेम्प्ट कर रहे हैं, या ऑलरेडी आपको पता ही है कि रिजल्ट के पास हैं, उनका रिजल्ट निकलना ही है ना। वो रिजल्ट निकलेगा, उसको देख के बाकी लोग आएंगे। तो लोग यही कर रहे हैं आजकल। तो सर इसमें कोई ऐसा रेगुलेशन वगैरह कुछ नहीं आ सकता कि मैं इसमें रेगुलेटेड क्यों नहीं है कि यार आप ये नहीं कर सकते, आपको पहले ये देना पड़ेगा? आप किस पावर से या किस हौसले से किसी को बोलोगे कि यार तेरा तो होगा ही नहीं? कैसे बोल दोगे ये बात? किस बेसिस पे? पता कैसे आपको? भाई कुछ टेस्ट वाला का टेस्ट का क्राइटेरिया हो गया, इतने नंबर वाले को लेंगे, इतने वाले को नहीं लेंगे। जैसे अच्छा। था ना सर, जैसे आप आपने रिजल्ट की बात करी कि कोटा में सबसे फेमस से थे बंसल सर। तो बंसल सर का रिजल्ट आता था, बंसल क्लास का गजब रिजल्ट आता था। उसका रिजल्ट आने का एक कारण ये था, वो कहते थे हम पहले खुद टेस्ट लेते हैं कोई, और वो टेस्ट लेके कहते थे कि तू ये टेस्ट पास करेगा तो तेरे को क्लास पे लूंगा, नहीं तो लूंगा ही नहीं। तो उसके बाद जो छठे बच्चे आते थे, बंसल का रिजल्ट आता था। अपन आनंद कुमार जी की बात करते हैं कि सुपर 30 वो सुपर 30 का टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद 30 लोग आते हैं, उसमें से निकाल देते हैं वो रैंक। तो ऐसा वाला कुछ सिस्टम क्योंकि ऐसे वाले सिस्टम में ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छा आएगा लेकिन वो बच्चे छट जाएंगे। इसको नहीं कर सकते गवर्नमेंट। उनका कभी बिजनेस ग्रो नहीं करेगा ना। हाँ, देयर बिजनेस विल नॉट ग्रो। ये तो तब होगा जब कोई सोशल सर्विस कर रहा है। बट एक कोचिंग इंस्टीट्यूट एक बिजनेस के मॉडल पे चलता है, तो ऐसा वो क्यों करेगा? नंबर 1। और उसके पास बहुत अच्छा बहाना भी है। ये तो वो सिर्फ तब करेगा जब उसको सिर्फ एक्सक्लूसिविटी करनी है उसको। वो एक्सक्लूसिविटी वैसे भी दूसरे तरीके से कर ही रहा है। वो उन लोगों के लिए एक स्पेशल स्कीम निकाल सकते हैं या उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं जिनको उनको पता है कि रैंक आनी है। बाकी जो आप कह रहे हो बैंकर वाला, और वो रियलिटी है, उसमें कोई उनको लगता है यार ये बंदे की मान लो 12th में 98% आई थी, ये बंदा तो फोड़ देगा। ये तो साइंस में इसमें सब में 100 लाता है। तो यार एक काम कर, इस बंदे को तो लेके, इस बंदे से तो फीस भी नहीं लेंगे, इसको तो अलग से पढ़ा देंगे, इसमें मेरे को तो एनरोल करने तक के पैसे दे देंगे। इसमें मेरे को कोई हर्ज नहीं लगता वैसे। हाँ, मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती कि इसको तो अपन ले लेते हैं लेकिन वो बाकी सबको मेरिट दिख रहा है। तो एक तरीके से इन्वेस्ट कर दिया ना आपने। अमेरिकन कॉलेजेस ये करते हैं, हेड हंटिंग करते हैं हाई स्कूल में, पहले ही देख लेते हैं कि कौन है और उसको उस हिसाब से स्कॉलरशिप देते हैं उसको। तो
एक कोचिंग इंस्टीट्यूट एक तरीके से अगर एक मेरिटोरियस स्टूडेंट पे इन्वेस्ट करता है, गलत क्या है? नहीं, गलत कुछ नहीं है, पर वो बाकी उसकी जो गलत की फंडिंग लाता है वो बाकी उनको गुमराह करके लाता है कि तुम ले लो, उधर क्या तुम्हारा भी गलत हो है? जाएगा। उधर क्या गलत है? मतलब अब वही तुम्हारा भी हो जाएगा, ये तो ये देखो इम्प्लिसिट है, हाँ। बट सामने वाला करना भी तो चाहता है ना। देयर इज डिमांड, द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इज द डिमांड इज टू हाई। भाई इतने लोग करना क्यों चाहते हैं? उसको इस चीज की फाइट करनी पड़नी। अगर वो ये बोल रहा होता ना कि लोगों को बोल रहा होता नहीं नहीं यार तुम वो छोड़ो, तुम बिजनेस छोड़ो, तुम ये करो, अगर वो ये बोलता तो चलो ठीक है, वो ऑडियंस तोड़ के ला रहा होता। अब उसके पास ऑलरेडी ऑडियंस आ रही है, उसको पता है कि लोगों को करना है, तो वो उनको वापस भेजेगा क्या? और उसको वही बात है, वापस नहीं भेज सकता। और ये भी नहीं बोलेगा कि यार ये टेस्ट है, ये टेस्ट ले लो, अगर ये टेस्ट हो गया तो ठीक है, ये टेस्ट नहीं हुआ तो मुझे तो बिजनेस नहीं चाहिए तुम्हारा, तुम या तो बिजनेस किसी और को दे दो, और मुझे लगता है कि तुम्हारा होगा भी नहीं। हाँ, तो सो प्रॉपर कैपिटलिज्म वाली बात है ना बेटे। और टीचिंग की जब तक बात है तो ठीक है, ये तो टीचिंग करनी है तो ठीक है, मैं इसको पढ़ाऊंगा उसको नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे रिजल्ट निकालना है। पर अगर जो वो कैपिटलिज्म आ गया कि यार अपने को तो प्रॉफिट, बैलेंस शीट, एबिटा, सेल्स रेवेन्यू, टॉप लाइन, तो फिर ये होता ही है। क्योंकि वो जो आपने कहा ना कि कोई आदमी बुला के तो नहीं ला रहा, पर टेक्निकली बुला के ही ला रहा है। क्योंकि जब हम बात करें वो सपने क्या बिक रहे हैं, कि एक होता है ना कि क्लास में रील कौन सी वायरल हो रही है। वो मैं कहता हूँ जैसे एक भगवान के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर कहते ना फलाना मंदिर पॉपुलर हो गया यार, आजकल उस मंदिर में बहुत भीड़ है। मैंने कहा उस मंदिर पे भीड़ इसलिए उसकी रील बहुत बन गई, तो जिस मंदिर की रील बन गई उस मंदिर पे भीड़ हो गई। पहले केदारनाथ बद्रीनाथ बहुत दूर थे, कोई नहीं जाता था, फिर पिक्चर बन गई, रील बन गई, तो आज देखो जगह ही नहीं है। तो आदमी वो चीज चलती है जिसकी रील चलती है, वो प्रोफेशन, वो जगह, वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं, चलता बट वो किसी जो घड़ी बेच रहा है या जो पानी बेच रहा है, जो जूस बेच रहा है, उसके लिए भी सच है। हाँ। मंदिर के लिए सच है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए सच है ही। हाँ। तो क्या घर इसमें क्या तो है? वो कोचिंग की रील कौन सी चल रही है? रील ये नहीं चल रही कि ये बच्चा पास हो गया है, बड़ा बन गया। रील ये चल रही है कि राजा बनोगे। मार्केटिंग तुम यार ये आ जाओगे तो गाड़ी देखो, तुम गाड़ी कैसे मिलेगी, ये वाली गाड़ी, वो वाली गाड़ी। तो वो आदमी कह रहा है कि यार ठीक है यार, मैं फिर बिजनेस करने की सोच तो रहा था, लेकिन गाड़ी वाली जगह चल के 2 साल गाड़ी वाली जगह लगा के क्या पता इतना बड़ा बंगला मिलेगा। अच्छा ये गाड़ी, ये खटखट, ये सैल्यूट, तो आदमी फिर दैट इज मार्केटिंग। वही जो मार्केटिंग हो रही ना, उस पर रेगुलेशन आ सकते हैं क्या कि भाई यार ऐसा मत, आप मत बोलो, रिजल्ट पे फोकस करो। पॉसिबल ये आ सकता है कि अगर आप इस टाइप की बात बोलते हो तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि पास परसेंटेज रियलिस्टिकली क्या है। ये रेगुलेशन आ सकता है कि आप ये बताओ कि आपने अगर इतने बच्चे पढ़ाए तो आपकी पास परसेंटेज आपकी पर्सनली उस इंस्टीट्यूट की क्या है, उस एग्जाम की क्या है। हालांकि ये सब पब्लिक डोमेन में है, बट एडवर्टाइजिंग रूल्स के अंडर अगर ये सब डिस्क्लोज करना स्टार्ट हो गया तो बिजनेस चौपट हो जाएगा सबका। बच्चों, मैंने तुम्हें ये बताया आया, अब ठोको लाइक, मुझे इतने लाइक चाहिए, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी चीज समझाई, इतने लाइक तो दे ही देना। तो मुझे लगता भाई तू पढ़ा रहा है, तू लाइक इकट्ठे कर रहा है, तो हो कौन? तो ये जो है ना कि बच्चों तुम ये कर रहे हो तो बच्चों लाइक चाहिए, बच्चों अभी ये डाउनलोड करना, बच्चा ये वाला कोर्स अभी लेके चलना, अभी करो फटाफट टाइमर। तुमने कहा यार क्या हो रहा है ये? तो वो बच्चों में जो वो टीचर सेल्समैन जो बन गया है ना, दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसका कुछ उपाय, इस पे रूल ले आओ कि भाई तुम पढ़ाओ जो पढ़ाना है, तुम सेल्समैन की सेल्स की टीम रख लो अलग से, कि तुम जब बंदा आएगा तो सेल्स बेच देगी, मार्केटिंग बेच देगी, टीचर तो पढ़ा ले यार, उसको क्या सेल्समैन बना रहे हो? मुश्किल है ये। मतलब मैं इस चीज पे अग्री करता हूँ कि होना चाहिए, बट मेरे को प्रैक्टिकली होता नहीं दिखता। क्योंकि सोशल मीडिया ने मोर और लेस हर किसी को कहीं ना कहीं सेल्समैन बना दिया है, चाहे वो अपना एजुकेशन में कुछ बेच रहा हो या कोई कपड़े बेच रहा हो या कोई कुछ भी कर रहा हो, तो दैट इज हैपनिंग एवरीवेयर। और सर एक यहाँ पे मैं मॉरल वाली बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे एक सब जानते अभी ओपन सीक्रेट हो गया कि रैंक खरीदने वाला सिस्टम, कि भैया पता चला कि भाई टोटल रैंक आई है 500 लोगों की और 3 इंस्टीट्यूट ने क्लेम करके 1500 कर दी, मैंने भी कर दी। तो उसमें ये भी आता है कि ये जो बंदा है जिसकी क्लेम हो रही है, कई बार आता है कि ये खुद ही कि मेरी आई है रैंक इतनी, अब मैं जाके इस इंस्टीट्यूट में फोटो खिंचवाया, इन्होंने एक गाड़ी की चाबी दी है, इन्होंने इतने लाख रुपए दिए हैं, इन्होंने फलाना काम किया है, मैं तीनों के पास जाके मेरी फोटो खिंचवाया। अब मैं कह रहा हूँ ये बंदा किसी यूपीएससी या किसी समझदारी वाली चीज आएगा, अब ये कलेक्टर बनेगा, ये आईपीएस बनेगा, ये आईआरएस बनेगा। ये रैंक आने से पहले, लबासना जाने से पहले ये काम कर रहा है, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पोस्ट बन के क्या करेगा? तो इसका भी कोई मॉरल कि भाई अगर ऐसी चीज तेरी रैंक आई है और हमको पता पड़ा कि तुमने यही गड़बड़ी कर दी, तो मैं लबासना में ज्वाइन ना दूं, या कुछ तो इंक्वायरी हो, कुछ उस पर भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? 100%। इनफैक्ट अगर इस टाइप का कुछ भी होता है और वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे होता है, मुझे लगता है उसका कैंडिडेचर ही रिजेक्ट कर देना चाहिए गवर्नमेंट को।
या तो तू कह भाई, एक बंदा कहे कि सर मैंने इंस्टीट्यूट पढ़ा था, इस इंस्टीट्यूट से पढ़ा था, मैं इसका मेंबर हूँ, ये 2 लोग मेरे नाम से प्रचार कर रहे हैं जो कि गलत है, भ्रामक है, तुम मत जाना, तो मैं बोलूँ हाँ भाई ठीक है, तुम्हारे नाम से 3 इंस्टीट्यूट प्रचार कर रहे हैं, तुम कुछ नहीं कह रहे, इसका मतलब तुमको तीनों से कुछ ना कुछ मिला हुआ है, और तुम अगर शुरुआत ही ऐसी कर रहे हो Possibly, बनने हाँ। से पहले, तो क्या कर रहे हो फिर ये तुम? तो देखो है नहीं, यहाँ ये पे बात तो- तो हमने सुनी है, ये बात तो हमने खुद सुनी है। मैंने अभी इस बार का रिजल्ट आया तो मैं चाह रहा था कि एक यूट्यूब चैनल पे अलग अलग रैंक होल्डर्स आए और वो सिखाएं, अपनी स्ट्रैटेजी बताएं, ताकि एक जगह बन जाए जहाँ पे पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी मिल जाए किसी को। तो हमसे पैसे मांगे लोगों ने, बहुत सारे लोग जो घुसते हैं दे आर नॉट वर्दी ऑफ इट, और इनको अंदर घुसने से पहले निकाल देना चाहिए, क्योंकि अंदर जाके कुछ नहीं करेंगे, सारी जिंदगी गंद भाई मचाएंगे। अब सोचो ना, आप अफसर बनने से पहले आपने They should be kicked प्रोसेस out. में गड़बड़ कर दी। Kick them out. चलो अभी जैसे अपन ने कहा ना, कोचिंग वाले भी करेंगे, उनका तो धंधा है भाई, तुम्हारा धंधा थोड़ी है, तुम तो एडमिनिस्ट्रेशन हो यार, तुम क्या करने चले गए? बाहर निकाल देना चाहिए इनको, अंदर घुसने नहीं देना चाहिए। सर एक जो है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर आपको आईआईटी में कुछ करना है, कोटा जाना पड़ेगा, या आईएएस में कुछ करना है, मुखर्जी नगर, ओआरएन जाना पड़ेगा। तो ये जो हब्स हैं, ये रियल में इकोसिस्टम है, मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए, जाना जरूरी है, या मार्केटिंग के चक्कर में हाइप बनी हुई नहीं नहीं, जाना जरूरी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर जाना भी है तो ऑनलाइन बड़े सारे ऑप्शन आ गए हैं अच्छे, बढ़िया। अब तो एआई भी आ गया है। एआई उस लेवल पे स्ट्रक्चर नहीं हुआ है कि आपकी पूरी तैयारी करा दे, बट वहाँ पहुँच रहा है वो बहुत जल्दी। जाना जरूरी नहीं है, मतलब जाने से फायदा नहीं है ना, मतलब हाइप है कि और एक बार वहां जाओगे तो हो जाएगा, वहां नहीं गया तो तेरा क्या हुआ? नहीं, मेरे हिसाब से वो हाइप से ज़्यादा शायद काउंटर प्रोडक्टिव हो, क्योंकि उस टाइप की जगहों पे जब आप जाओगे, एक तो मेरे को तो बहुत ही क्योटिक लगता है, दूसरा मुझे लगता है कि खर्चा बहुत करते हो आप, तीसरा मुझे लगता है कि आपकी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है। आपको अपने टिफ़िन का इंतज़ाम, आपको अपने कपड़े धोने का इंतज़ाम, आपको रेंट देना है, आपको वहाँ पर रहना है। उससे चलो ठीक है, आपको माहौल मिलता हो, आपके घर पे सपोज माहौल है ही नहीं, आप नहीं कर सकते, मे बी इट मेक सेंस, मैं मना नहीं करूँगा कम्प्लीटली सब केसेस के लिए। बट ये कहना कि अगर आपके पास घर का माहौल है और आपकी चीज़ें कंड्यूसिव हैं और आप छोड़ के वहाँ जा रहे हो और वहाँ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, तो गलतफहमी है। क्योंकि वहाँ पर भी बंद कमरे में अकेले में ही पढ़ाई होगी, जिस पढ़ाई की वजह से आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। आप उस दुनिया को शट आउट के अपने आप को शट इन करोगे, तब जाके वो कंटेंट कंज्यूम करोगे, फिर वो निकलेगा, फिर वो सिलेक्शन होगी। तो ये तो हर जगह हो सकता है ना। अब तो बस मुझे लगता है काफ़ी हद तक अपने मेंटल क्लोजर के लिए और माहौल के लिए और स्ट्रक्चर के लिए लोग जाते हैं। आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड। वैसे मेरे को भी जैसे कुछ जगह लगता है कि भाई जहाँ नेटवर्किंग की वैल्यू है, जैसे मान लो कोई आईआईटी आईएम जा रहा है, भाई 4 साल में रहूंगा, वहाँ सीखूंगा, वहाँ नेटवर्किंग की मेरे को वैल्यू है। यहाँ पे तो लगता है भाई यहाँ पे तुम्हारा कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है। जो आपने काउंटर प्रोडक्टिव कहा ना, एकदम सही है। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे अगर 1 घंटे का लेक्चर हिस्ट्री का पढ़ना है, तो मैं अगर ऑनलाइन खोल के पढ़ूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। 1 ही घंटा लगेगा। मुझे लग रहा है सर धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो मैं उसको 1.5x पे कर लूंगा, तो 40 मिनट ही लगेंगे। मैं अगर समझ सकता हूँ तो मैं 2x पे कर लूंगा, मुझे आधा घंटा लगेगा, मैं स्किप कर जाऊंगा। मुझे वहाँ 1 घंटे के लेक्चर के लिए तो पहले घर से निकलना पड़ेगा, रिक्शा लेना पड़ेगा, पार्किंग में जाना पड़ेगा, बैठना करेगा, सर का वेट करना पड़ेगा, फिर सर होगा, फिर मैं भीड़ से निकलूंगा, फिर गाड़ी लूंगा, फिर घर आऊंगा, बात क्या है ना? पार्किंग लगूंगा। मैं कहा भाई तू तो 2 घंटे लगा दिए इधर। पूरी बात अगर हम करें फेयरली, 80% ऑफ द केसेस में जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। बट अब आप फ़ोन पे पढ़ रहे हो ना, सर की क्लास, अब फ़ोन पे ही व्हाट्सएप बज रहा है, फ़ोन पे ही इंस्टाग्राम है, फ़ोन पे ही फेसबुक है, बट एटलीस्ट क्लास में फ़ोन तो नहीं खुलेगा ना आपका। हाँ। क्लास में आप ये तो नहीं करोगे। ये बस फर्क इतना ही है, मतलब बस। वही है बेसिकली। आपने अंदर की बात है, बंदा कैसा है। बंदा घर पे भी पढ़ सकता है, और नहीं पढ़ने वाला का कहीं भेज दो, नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात। सर एक अभी अपन एग्जामिनेशन, अभी यूपीएससी पे बात इतनी चल रही थी, यूपीएससी में एक चीज बढ़िया है बहुत कि भाई इनके एग्जाम में क्वालिटी, मतलब क्वालिटी के उसको कैसे, मतलब उसको वर्ड में नहीं यूज कर पा रहा ढंग का। इनके एग्जाम प्रॉपरली हो जाते हैं, हर साल हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। एनटीए में भी अपन ने देखा कि यार प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या फंडामेंटल डिफरेंस लगा कि यार यूपीएससी एग्जाम करवा ली जाती है बिना किसी कंट्रोवर्सी चीज़ों के, और एनटीए को हर बार प्रॉब्लम आ रही है? क्या कारण कोर लगा, अगर अपन फंडामेंटल लेवल पे बोले ये क्यों नहीं कर पा रही? इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। ओके, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है एक रेपुटेशन जो इंस्टीट्यूशन बनाती है, कुछ प्रैक्टिसेस इंस्टीट्यूशन बनाती है कि हमारे यहाँ पर इस टाइप के काम होते हैं, हम इस टाइप के लोगों को बुलाते हैं एग्जाम को सेट करने के लिए, उनको हम उस तरीके से सीक्रेट रखते हैं, और सीक्रेसी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक वैल्यू है, और उस सीक्रेसी को गलती से भी तोड़ना नहीं है। चेयरमैन टू चेयरमैन, मेंबर टू मेंबर ये ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। रेपुटेशन बनी हुई है, जितनी वो रेपुटेशन बनती है उतना रेपुटेशन का लॉस पॉसिबल होता है। इसको मेंटेन करने की कोशिश है, और हर जो इंसान वहाँ जाता है उसको ये कहीं ना कहीं महसूस ज़रूर होता है कि वो किस टाइप के रेपुटेशन को कंधे पे लेके जा रहा है। इसलिए एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की वजह से उसको मोमेंटम चल रहा है।
लिगेसी है वो एक तरह की, यार मेरे को निभानी है कि आज तक 50 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं 51वें साल में कुछ ना कर दूं, मेरा साल बचना चाहिए। तो वो वो एनडीए में नहीं है। पर्सनल मोटिवेशन नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। नहीं है, नहीं कहाँ है, अगर होता हो तो कर चुके होते वो। करना तो पॉसिबल है। और ऐसा भी नहीं है कि यूपीएससी में लीक्स नहीं होते। यूपीएससी के अंदर कुछ हैं तरीके, फेक सर्टिफिकेट, फेक फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो चलो है, बट वो पेरिफेरल है। उसको करना मतलब डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करके एक साइड का तरीका सा आप निकाल सकते हो, बट एग्जाम का पेपर ही अब लीक करा दोगे, ये नहीं सुना है। तो एटलीस्ट इतनी फिडेलिटी तो वो सिक्योर कर पा रहे हैं। और एग्जाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और उस यूपीएससी के एनटी में तो चलो एक एग्जाम होता है, नीट का एक एग्जाम होता है। यूपीएससी का जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें तो 7-8 होते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स के होते हैं। अगर मैं पूरे मिला लूँ तो 40-50 होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर मैं सारे गिन लूँ तो सुना तो नहीं है कि कुछ भी लीक हुआ हो। तो अगर वो इतने सारे पेपर्स की फिडेलिटी और क्रेडिबिलिटी और सीक्रेसी को मेंटेन कर रहे हैं तो कुछ तो कर ही रहे होंगे। और कंट्री वाइड होता है एग्जाम, बड़ा एग्जाम है, तो पॉसिबल तो ये है करना। गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं होता कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कि भैया तुमने क्या कर रखा बताओ यार, हम बुक टू बुक कॉपी कर लें, चीज टू चीज कॉपी कर लें, ये सब अपना अपना दिमाग। हाँ एसओपी कि भाई तुमने ये कर रखा है, तुम्हारी चीजें 50 साल से काम कर रही है, हम भी कर लेते हैं। स्टेप 1 2 3 स्टेप 1 बताओ तुम्हारा क्या है, हम भी कर लेते हैं। या ये नहीं तुम्हारे जो भी किया हम एसओपी नई स्टाइल से करेंगे। एसओपी मैं कहता हूँ, मैं दे दिया आपको एसओपी। मैं यूपीएससी का एसओपी लिख कर आपको दे देता हूँ, ठीक है। आप एनटीए हो, स्ट्रक्चर से ही बहुत फर्क पड़ता है ना। यूपीएससी जवाबदार नहीं है किसी डिपार्टमेंट को। यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंट है, हाई कोर्ट की तरह, सुप्रीम कोर्ट की तरह। उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जगह है, राइट। ऐसी जगह एनटीए की नहीं है। एनटीए एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर एक ब्यूरोक्रेसी सी चल रही है। अगर आप इस लेवल का प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी चाहते हो तो उसको सिस्टम से थोड़ा सा बाहर रखना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा। तो इंडिपेंडेंस तो दो थोड़ा बहुत, उसको अलग से बोर्ड तो बना, कुछ तो ऑटोनॉमी के बिना आपको इस टाइप का एफिशिएंसी नहीं मिल सकता है। आप ऑटोनॉमी अगर नहीं दोगे तो दैट कुड बी वन रीजन व्हाई इज इट द एनटीए इज कॉन्स्टेंटली फेलिंग, बिकॉज उनके पास ये लेवल ऑफ एक्सेलेंस नहीं है और उन्होंने पूरे के पूरे नुक्स एंड क्रैनीज टाइट नहीं करे। लीकेज के पॉइंट्स, यूपीएससी पुराना है तो लीकेज के पॉइंट्स उन्होंने कस कस के बिल्कुल ही मोर और लेस लीक प्रूफ कर दिए होंगे। और एक जीरो से आगे बढ़ना है। पहले बच्चे मान लो यूपीएससी में पहले बार 10,000 बच्चे बैठे होंगे, किया अगली बार 12-15, धीरे धीरे बढ़े। यहाँ तो एकदम बल्कि एकदम सी है, बट पहली बार ही बड़ी वो एक्सक्यूज नहीं है, वो एक्सक्यूज नहीं हो सकता। तो सर अभी इसको लेके जो करंट प्रोटेस्ट चल रहा है इस पे आपके क्या व्यूज हैं? मेरे व्यूज ये हैं कि करंट प्रोटेस्ट का जो कॉज है मैं उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूँ, और अब तो ज्यादा, पहले से भी ज्यादा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया में एजुकेशन लेवल्स बहुत ही खराब हैं। जिस चीज़ को हम एजुकेशन बोलते हैं वो एजुकेटेड इंसान भी मेरे को काफ़ी बेवकूफ़ लगा। सो आई विल कॉल एजुकेशन एज एंटी स्टुपिडिटी। एंटी स्टुपिडिटी मेजर्स आर सोरली नीडेड इन दिस कंट्री। और एंटी स्टुपिडिटी की डेफिनेशन यही है कि इंसान क्रिटिकली सोच पा रहा है या नहीं सोच पा रहा है। इस प्रोटेस्ट पे, इसके पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस पे, कौन बीजेपी का है कौन सीजेपी का, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। मैं एजुकेशन रिफॉर्म्स को फुल्ली सपोर्ट करूँगा, बट मेरी डेफिनेशन अलग है। और मुझे नहीं लगता ये पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस और ये मोबिलाइजेशन वो चेंज ला सकते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है वो चेंज पॉलिसी से होगा, और मुझे लगता है वो चेंज डेफिनेशन से होगा। एजुकेशन शुड बी एंटी स्टुपिडिटी। इफ इट इज एंटी स्टुपिडिटी, डिफाइन एन एंटी स्टुपिडिटी करिकुलम फॉर मी, देन टेल मी दैट एंटी स्टुपिडिटी करिकुलम शुड टेक मी टू एम्प्लॉयमेंट, और मेरी लाइफ ऐसी चले जैसी वो चलनी चाहिए, टू वट एवर एक्सटेंट मैं लाइफ में अपना पाथ ढूंढ पाऊँ। अगर ये आपकी डेफिनेशन है और आप इस टाइप की एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हो तो मैं किसी भी प्रोटेस्ट में जाके बैठ जाऊंगा, पर मुझे ऐसा कहीं पे होता नहीं दिखा है। हाँ, ये रिफॉर्म की बात तो नहीं हो रही है, तो एक पोस्ट की बात है, इसको हटा देना, ठीक है, एक्स को हटा देंगे, वाई आ जाएगा। मैंने बहुत तो रिफॉर्म तो कुछ नहीं हुआ ना। बहुत लोगों से मैंने पूछा है, करोगे क्या, एग्जैक्टली समझाओ ना। यस, यू वांट एजुकेशन रिफॉर्म्स, आई आल्सो वांट, टेल मी व्हाट, हाउ। सो नोबडी हैज एनी आंसर। गवर्नमेंट के पास कोई आंसर है? उनका आंसर एक आया था एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो ठीक है, पेपर पे ही पड़ी है, उसमें से बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट हुई नहीं हुई, और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके पास भी कोई आंसर नहीं है। तो मेरे को तो लगता नहीं है कि ये जो तरीका है ये ज़्यादा फ्रूट बेयर करेगा वन वे और अनदर, प्रोटेस्ट और नो प्रोटेस्ट। एजुकेशन की डेफिनेशन चेंज करनी ज़रूरी है, और बहुत रूथलेसली एआई ड्रिवन ज़माने की डेफिनेशन अडॉप्ट करनी ज़रूरी है। कुल मिला के ऐसा है कि भाई होना चाहिए, पर ये इस तरीके से होगा नहीं। नहीं, जो होगा, जो चल रहा है उस तरह से तो नहीं होगा। ये कि किसी ना किसी के पॉलिटिकल एम्बिशंस मीट हो जाएंगे। हाँ, आपको लगेगा कि शायद कुछ बदलाव हो रहा है, पब्लिक कुछ होगा नहीं आपकी लाइफ में। आपकी जेब में ज़्यादा पैसे नहीं आएंगे, आपके दिमाग में ज़्यादा न्यूरॉन्स नहीं पैदा होंगे, आपके दिमाग में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं घुसेगी। आपको लगेगा वो तो अच्छा हो गया, बट ये अच्छा हो गया कि फीलिंग से मैं क्या करूँगा, इट डज़ नॉट पुट फूड ऑन द टेबल। मेरे को वो चाहिए। अगर वो एजुकेशन रिफॉर्म कर रही है तो वो ठीक है, नहीं कर रही तो वो मेरा टाइम वेस्ट है।
क्यों सर, ये जो है ना एज अ बिजनेस में हम जो समझते हैं, मैं इंडस्ट्री वालों से काफ़ी मिलता हूँ, ये जो एआई की बात हो रही है, एआई की बात तो वैसे ही छोड़ दो कि एआई नौकरी खाएगा नहीं। एआई नहीं भी था ना तो भी आधे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी, और उसका कारण भी हम कहते हैं ये एक्स वाई जो भी है, पॉइंट है स्किल ही नहीं था। आज की रेट ये सवाल एआई से 10 साल पहले भी था, 20 साल पहले भी था, कि बिजनेसमैन कह रहा था यार मुझे आदमी नहीं मिल रहे, और आदमी कह रहे थे यार मैं जॉब नहीं मिल रही। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जो इंडस्ट्री चाह रही है कि बाजार में क्या चल रहा है, जो आपने कहा ना इनविजिबल हैंड, कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म कहता है कि बाजार में जो चल रहा है उस हिसाब से चीज ला दो, मैं सब मिलूंगा। बाजार आज 2026 में इंडस्ट्री जो टैलेंट मांग रही है वो स्किल ला के दो, तुम जॉब कितनी चाहिए बताओ, 10,000 1 लाख आदमी को जॉब चाहिए, इंडस्ट्री दे देगी। पर इंडस्ट्री जो मांग रही है तुम्हारे पास है क्या? तो जो इंडस्ट्री तो इवॉल्व होती जाती है और ये मान ही नहीं रही है, तो कह रही भाई जो चल रहा था तुम तो बताओ क्या करना है। तो जब तक ये नहीं होगा कुछ होने, वो आपने एकदम सही कहा कि 12वीं पास करके भी वो एक मतलब इसका सबसे खतरनाक फैक्ट या सबसे दुखियारा फैक्ट में क्या बोलूं कि अगर आप अनपढ़ हो तो बेरोजगारी आपकी 3% है, और अगर आप ग्रेजुएट हो तो बेरोजगारी 30% है। तो पढ़े लिखों की बेरोजगारी अनपढ़ लोगों से 10 गुना है। 2 ही चीज़ें हैं बस, देखिए, एंटी स्टुपिडिटी और एम्प्लॉयबिलिटी। अगर एजुकेशन, जिस चीज़ को भी आप एजुकेशन बोलते हो, चाहे सीबीएसई हो, एनटी हो, यूपीएससी, जो मर्जी आप बोलो उसको, जिस मर्जी डेफिनेशन में डिपार्टमेंट में डालो, एंटी स्टुपिडिटी और एम्प्लॉयबिलिटी हो रही है तो काम किया है, नहीं तो यूजलेस है। सर एक जो अभी कंट्रोवर्सी इस पे और हुई थी, मेन स्ट्रीम मीडिया वर्सेस टीचर। मेन स्ट्रीम ने कहा है सोशल मीडिया को क्या आता है, क्या कर रहे हैं ये, इस पे आपका क्या व्यू है? इस पूरी कंट्रोवर्सी पे कौन सही कौन गलत, क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जो कन्वेंशनल मीडिया है उससे ट्रस्ट तो देखो टूट रहा है, गया टूट गया, खत्म हो ना। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो जो उन्होंने अपनी खुद की बेइज्जती करी थी उसके बाद कुछ ज्यादा गुंजाइश बचती नहीं है। सबको पता चल गया है टीआरपी ये हुआ है। दूसरा, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो एजुकेटर्स हों या ना हों, आजकल टेक्स ज्यादा ऑथेंटिक देते हैं। उनकी अकाउंटेबिलिटी ना उनके ऑडियंस के साथ डायरेक्ट है, ये न्यूज़ के साथ कभी नहीं था। अब क्योंकि ऑथेंटिसिटी ज़्यादा है और कनेक्ट ज़्यादा है, इसलिए लोग उनकी बात ज़्यादा सुनते हैं। न्यूज़ मुझे लगता है कन्वेंशनल न्यूज़ टू वट एवर एक्सटेंट अब जेलस और इनसिक्योर हो चुकी है उनसे। मैं उससे एकदम रिलेट कर पा। एक्चुअली कैसे मीडिया में क्या हो गया मेन, मुझे शायद आज के पहले मतलब मैं तो अभी रिसेंट जो देखा कैंप हो गए कि जैसे एक ये वाला चैनल लगा दे तो ये इस पॉलिसी के सपोर्ट में बात करेगा, और तेरे को इस पॉलिसी के एंटी सुनना है तो वो वाला चैनल लगा दे। इन्फ्लुएंसर, तो जब अगर आप इस मोड में आ गए हो कि अरे 3 चैनल तो हाँ में बोलेंगे, ये 2 चैनल ना में बोलेंगे, ये वाला एंकर तो हाँ बोल दे, ये इसके साथ रहेगा, और ये वाला एंकर वो बोल देगा, तो फिर वो न्यूज़ ही नहीं रही ना। और जहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर है, अगर मेरा जिसको मैं सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहा हूँ, मुझे पता है मैंने रवि कपूर जी को फॉलो कर रखा है, रवि कपूर जी मुझे ऑनेस्ट बात बता देंगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि वो ना किसी लेंस से नहीं देख रहे, वो ये नहीं बोलेंगे यार ये सरकार के फेवर वाली बात है तो रवि कपूर जी करते हैं, और एंटी वाली बात वो करता है। रवि कपूर जी आज सरकार को क्रिटिसाइज कर देंगे, कल सपोर्ट कर देंगे, ये बात की बात कर रहे हैं, बंदे की बात नहीं कर रहे, कैंप में नहीं है। तो ऑथेंटिसिटी वहां से निकल के ये जो आपने कहा, ये पर्सपेक्टिव, यही एंटी स्टुपिडिटी है। अगर ये एंटी स्टुपिडिटी इस देश में कई करोड़ों लोगों में आ जाए, इलेक्शन का रिजल्ट चेंज हो जाएगा, और वो एजुकेशन रिफॉर्म जो सच में चाहिए ना आपको, वो आपको होते दिखे। और वो एक्चुअली क्या हो गया सर, जो आपने एकदम मतलब कई चीज़ें तो एकदम लाइन ऐसी मार रहे हो अंदर तक जा रही है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी सीधी है। जैसे होता है ना कि यार एक काम करो रवि जी, एक काम करो आप, है ना, मैं आपको इतने रुपए का ब्रांड डील देता हूँ, आप ये वाली बात बोल दोगे क्या? तो आप बोलोगे यार पैसे तो तुम बहुत अच्छे दे रहे हो, लेकिन अगर मैंने ये बात बोल दी ना, छोड़ेंगे नहीं मेरे सब्सक्राइबर मेरे को, मैं ये नहीं बोल सकता भाई तू पैसे रख तेरे पास, मैं मेरे सब्सक्राइबर के प्रति हूँ। तो वो जो एक अकाउंटेबिलिटी पार्ट आई है कि जैसे मैं एक इन्फ्लुएंसर की बात बता रहा हूँ, गजब वो क्रिटिसाइज करता है सबको, मैं एक्स ठीक है। अब उसने किसी एक्स चीज का प्रचार कर दिया, भाई साहब उसकी रील के नीचे उसके ही सब्सक्राइबर जो जय हो करते थे, सर बिक गए ये हो गया। तो समझ में आया उसने अगली ही बार से वो गलती नहीं करी। मैं कहा भाई साहब ये भी सुधर गया कि अब नहीं करनी है। तो ये सब्सक्राइबर है ना आजकल सीधी बात करते हैं, इस मुद्दे पे बोलो, उस मुद्दे पे क्यों नहीं बोले, इस पे अगर आपने ऐसे बोला तो उस पे ऐसा क्यों बोला था। तो आदमी सुधर गया है, ये मीडिया पे नहीं है कभी भी। बिल्कुल, बट पॉलिटिशियंस को ये बात समझ में आ गई है। हाँ, पॉलिटिशियंस को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है, और जो आजकल सेवी पॉलिटिशियंस हैं, हाँ, वो सोशल मीडिया पे ही खेल रहे हैं। और सोशल मीडिया की मैनिपुलेशन भी बहुत बड़ी बात है। नैरेटिव सेटिंग, पेड प्रमोशंस, बॉट्स हो रहे सर, कमेंट्स, सोशल मीडिया फार्म्स, बहुत कुछ हो रहा है, और बहुत इंडस्ट्रियल स्केल पे हो रहा है।
और सर इसमें मुझे एक डर लगता है, आपको बताओ आप क्या इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। एक टाइम पे तो मीडिया भी न्यूट्रली होगी, मुझे नहीं पता, ऐसा मानते थे, चलो नहीं है, एक टाइम पे मानते थे इंडिया में गोल्डन एरा था कि मीडिया न्यूट्रली है, किसी के साथ नहीं हो तो सरकार, बल्कि मीडिया तो सरकार को क्रिटिसाइज करेगी ज्यादा, ऐसा मानते थे। लेकिन अब धीरे धीरे कैंप हो गए तो इवेंचुअली आपको लगता है, जैसे मुझे थोड़ा बहुत दिखने लग गया कि कैंपिंग दिखने लगी कि अरे 5 इन्फ्लुएंसर तो सरकार के पॉजिटिव बात करते हैं और 3 आदमी को तो काम नहीं है सरकार को गाली देने के अलावा। तो जो मीडिया चैनल से मेरा भरोसा उठ गया कि यार ये तो फेयर नहीं रहे, तो ये धीरे धीरे सोशल मीडिया में होता नहीं दिख रहा होगा। कि 4 आदमी तो आपको पता है कि ये XYZ ये सरकार के खिलाफ ही बोल रहे हैं, ये ABC ये सरकार के गुणगान ही गाने हैं, अगर तो फिर तो हो गया ना खत्म। अगर इन्फ्लुएंसर सच में एंटी स्टूपिड नहीं है, हाँ सच में, और वो अपना माइंड इतना खुला नहीं रख सकता है कि अगर जिस सरकार को वो पसंद करता है वो बेवकूफ़ी करे और उसको दिख रही है और वो इसको इग्नोर नहीं कर रहा है और वो बोल रहा है उसके बारे में, और अगर कोई ऐसी पार्टी जो उसको पसंद नहीं है वो अच्छा काम कर रही है और उसको अप्रिशिएट कर रहा है, तो वो सर्वाइव करेगा एज ऑथेंटिक, नहीं तो वो भी एग्जैक्टली वहीं पहुंचेगा जहां आप कह रहे हो। हाँ सर, ब्यूरोक्रेसी पे बात करते हैं। मैंने अभी गुरचरण दास जी से पॉडकास्ट किया था और उन्होंने बहुत एकदम मुझे लगता है समराइज ही कर दी लाइन को, मैं उस पर आपके और व्यू चाहता हूँ। उन्होंने कहा भाई देखो चाइना और इंडिया के कंपैरिजन में चाइना के ब्यूरोक्रेट इंसेंटिवाइज्ड है यस बोलने के लिए, कि कोई भी काम आ गया तो चाइना बोलते यस कर देंगे ना, कि करेंगे तो ही तो आगे बढ़ेंगे। और इंडिया के ब्यूरोक्रेट इंसेंटिवाइज्ड है नो बोलने के लिए, कि मना करेंगे तभी जाके हमारी दोहरी वैल्यू बनेगी। तो बोले अरे चाइना वाले के ब्यूरोक्रेट हाँ हाँ बोलते बोलते चाइना को आगे ले गए, और हमारे नाना इनकी खत्म नहीं होती, इसलिए हम कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे। इस पे सर आपका ये कितना ट्रू है और इस पे आपके व्यू क्या है? 2 चीज़ें हैं, मतलब फंडामेंटली ट्रू है, आई एग्री। ना बोलना हमारे ब्यूरोक्रेट की खासियत है, और उसको रूल्स जो बने हुए हैं पॉइंट ही है, उसकी टूल किट है ना बोलने के लिए। दूसरी बात ये है कि ये जो चाइना के लोग हाँ हाँ कर रहे हैं ना, ये हाँ हाँ करने के लिए जिसने इंसेंटिवाइज करा उस स्ट्रक्चर को भी एक बार ही देख लेना चाहिए। एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल है वहाँ, पॉलिटिकल विल है कम्युनिस्ट पार्टी की, वो बोलती है ऐसे जाएंगे, ऐसे ही जाना है। अब कोई दूसरा देखो, समझो उस चीज़ को कि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, तो इसलिए वहाँ की हाँ हाँ स्टेट की हाँ हाँ है एक तरीके से। यहाँ पर क्योंकि डेमोक्रेसी है और सच में एक कोर्ट ऑफ लॉ है कि अगर कोई सिविल सर्वेंट चाहे तो वो अड़ सकता है, इसलिए या नहीं है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा जब बिफोर यू गिव दिस अ गुड लेबल एंड दैट अ बैड लेबल, आपको क्या चाहिए, डेमोक्रेसी कि हाँ हाँ। अगर आपको डेमोक्रेसी चाहिए, आपको चाहिए आपका सिविल सर्वेंट किसी भी पॉलिटिकल पावर का बिल्कुल ही वो ना बन जाए, पूरा ही चाइना की तरीके से, तो फिर आपको ये एफिशिएंसी थोड़ी सी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। और यही बैलेंस है जो देश चलाते हैं। आपको क्या लगता है सर, डेमोक्रेसी को आप क्या मानते हो? डेमोक्रेसी अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए या टू मच डेमोक्रेसी हो रखी है अभी, बहुत जो कि रोक रखा है डेमोक्रेसी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुझे लगता है डेमोक्रेसी, टू मच डेमोक्रेसी है इंडिया में, फ्रैंकली स्पीकिंग। इतनी ज़्यादा डेमोक्रेसी के लिए हम अभी भी मैच्योर नहीं है, और पर मुझे इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं दिखती, क्योंकि इसके अलावा के जो अल्टरनेट ऑप्शन हैं वो इससे भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इसलिए किसी भी दिन आप अगर मुझे बोलो कि या तो आप ऐसे टूटी फूटी डेमोक्रेसी ले लो या आप डिक्टेटरशिप ले लो, तो मैं डेमोक्रेसी ही लूँगा, बिकॉज मेरे पास बेटर ऑप्शन है नहीं। बट क्या डेमोक्रेसी के साथ हम खुश हैं? क्या ये आइडियल सिस्टम है हमारे लिए? नहीं। तो क्लियर आंसर इज नो। क्योंकि जिसमें एक चीज है ना, जैसे अपन देखते हैं यार दुबई डेवलप कर गया, वहाँ एक ही आदमी था, ऐसे होगा हो गया डेवलप। चाइना ने कहा CCP ऐसे ही होगा, हो गया डेवलप। अमेरिका में भी कहने को 2 पार्टी हैं, कहने को डेमोक्रेसी है, पर वो पार्टी की जो लाइन है वो एक ही है, चाहे आए कोई भी, वो एक पॉलिसी पे चलते हैं। कहने को वो भी डेमोक्रेसी है, पर वो भी ये ऐसे ही होगा, वैसे ही चल रहे हैं। यहाँ पे जब तक गड़बड़ है ना इधर की, यार ऐसा तुमने ये किया, मैंने वैसे क्यों किया, स्टेट उसकी नहीं सुनता, तो उसके चक्कर में बहुत सारी अटकन तो है। और वो एक कहते हैं ना कि इंडिया में एक चीज़ है भाई, 2 चीज़ होती है, लालच और डर। किसी को इंसेंटिवाइज कर दो तुम्हें ये मिलेगा तो भाग भाग के काम कर लेगा, या किसी को डरा दो तो काम कर लेगा। मुझे लगता है लालच से तो अपने काम नहीं हो रहा होता तो अपने है कि जब कोई आदमी सर पे कफन बांधता ना कि यार लट्टे पड़ेंगे तुम्हारे, तो वो सब काम हो जाते हैं लालच से या सुविधा से या समझा के। हम साम दाम से तो हटे हुए हैं, साम तो है ही नहीं दाम 2% है, यहाँ तो दंड से ही काम हो रहा है। ये ओवरऑल मैंने देखा, मैं ये नहीं कह रहा कि लाओ डिक्टेटरशिप, लेकिन डेमोक्रेसी रिजल्ट तो नहीं दे पा रही। प्रॉब्लम देखो ये है डिक्टेटरशिप के साथ, आपने 1-2 जो एग्जांपल्स लिए वो अच्छे थे एग्जांपल, जिसमें डिक्टेटर ठीक था। डिक्टेटर ठीक नहीं हुआ फिर नहीं, वो तो अलग किम जोंग है दुनिया तो किम जोंग है। सीरिया को देख लो, इराक को देख लो, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं हिस्ट्री में जहाँ पर डिक्टेटरशिप बिल्कुल ही कंट्री को ले डूबी है। तो आपको वो चाहिए कि आपको ये टूटी फूटी डेमोक्रेसी चाहिए?
मैं फिर बोलूंगा भाई टूटी फूटी डेमोक्रेसी दे दो वो भैया। बेटर है। हाँ ठीक है, माइनस तो नहीं है, होप तो अपसाइड नहीं है, होप डाउन तो साइड बनी तो नहीं रहती है। है ना, हाँ। उम्मीद तो बनी हुई है। सर एक चीज अपन ने जैसे कहा ना कि भाई ब्यूरोक्रेट स्मॉल धीरे थोड़े डरपोक हैं, थोड़े सेफ खेलते हैं, चांस नहीं देते, तो उसके चक्कर में धीरे स्लो काम करते हैं, और उसके चक्कर में हमारी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी चली गई। जैसे एक अपन को बताया दुबई डेवलप हुआ, Correct. तो दुबई डेवलप होने का मेन कारण था कि वो हांगकांग धीरे धीरे जा रहा था, तो हांगकांग की कंपनियां शिफ्ट हो रही थी, कुछ चाहिए था, तो वो सारी कंपनियां दुबई गई, इसलिए दुबई दुबई है। वो कंपनियां दुबई की जगह इंडिया में भी किसी सिटी में आ सकती थी, हम भी शायद दुबई हो जाते, पर वो प्रोएक्टिवनेस नहीं थी। फिर भाई साहब कोविड के बाद चाइना के नेगेटिव सेंटीमेंट बने, तो चाइना +1 की अपॉर्चुनिटी बनी, तो वो अपॉर्चुनिटी भी अपने पास आ सकती थी, पर वहाँ भी अपन ढीले रह गए, तो वियतनाम और बाकी लोग ले गए, वो अपॉर्चुनिटी बनी नहीं। एआई में भी कुछ ढंग से टाइम पे हो सकता था, तो हम भी कुछ कर सकते थे, पर वो बनी नहीं, हम ले गए। मैन्युफैक्चरिंग भी, तो कई इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी हम आती है कि यार इस पर कुछ खेल जाएंगे देखना, और ब्यूरोक्रेसी चक्कर में वो भी निकल जाती है। तो फिर अपन ऐसे करेंगे तो डेवलप नेशन, विकसित भारत, विश्व गुरु कैसे होगा वो काम अपना? आपकी जिस स्पीड पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो स्पीड पे नहीं होगा, ये एक्सेप्ट कर लो आप। चलो उससे लेट काफी होगा, टाइम लगेगा। एक तो होता है लेट होगा या नहीं होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी पकड़ के कैपिटलाइज करते हो तभी तो होता है। एग्जैक्टली। तो अपॉर्चुनिटी पकड़ ही नहीं पा रहे अपन, तो फिर कैसे होगा भाई? कुछ तो करेंगे भाई, अपने आप थोड़ी होगा, वो कुछ स्पीड तो करना ही वो पड़ेगा। स्पीड हम बहुत ज्यादा सेक्टर्स में नहीं दिखाते और हम मात खा जाते हैं, हम अपॉर्चुनिटी खो जाते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। फॉर इंस्टेंस आपने दुबई की बात करी, अब वहाँ पर जाके अगर कोई अपने पैसे डाल रहा है, लगा रहा है, तो उसने पहले अपने आप को एक सेफ हेवन बनाया कि भाई ले आओ तुम पैसे, बाद में देखेंगे, मनी इज मनी, आई डोंट केयर वेयर यू गॉट इट फ्रॉम। धीरे धीरे रेगुलेशन लाया, अब जाके उसने एक 5% का टैक्स लगाया, तो उसको बेनिफिट मिल गया उसका, जब उसने अपने आप को एस्टेब्लिश वहाँ पे कर लिया। क्या इंडिया इतने बड़े रिस्क लेने के लिए रेडी है हमारे स्ट्रक्चर के साथ, हमारे वोलेटाइल नेबरहुड के साथ? मुझे नहीं लगता कि हम वो रिस्क ले सकते थे। तो ये हाइंडसाइट में लगता है कि हम मौके छोड़ रहे हैं। चाइना +1 कर लेते, एआई में कुछ कर लेते, वही छोड़ बात है देते, ना। अब जैसे लास्ट AI में की आते बात, हैं। मतलब आपकी बात से तो मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि ये मौके थे, ये मौके छोड़े जा रहे हैं, और अभी सिर्फ ये नहीं और भी मौके छोड़े जा रहे हैं। क्वांटम में भी हम छोड़ ही रहे हैं, पता नहीं मेरे को किस स्पीड पे हम बढ़ेंगे, बट वहां पर तो नहीं पहुंच रहे हैं जहां पहुंचना चाहिए, मतलब जहां पर एस्पिरेशन है हमारी। टू लिटिल टू लेस है, मतलब टू लिटिल टू लेस टू लेट। और सर लेकिन इसमें अगर मैं इसको रिवर्स में लेता हूं कि अगर अभी आज की डेट में अपन बात करते करते किसी ब्यूरोक्रेट पे कुछ कह दे, नाम लेके कह दें, अभी तो अपन तो बिना नाम लेके रहे, नाम लेके कुछ कह दें, तो अपने तो पॉडकास्ट किए 24 घंटे होने से पहले दोनों के नोटिस आ जाएगा, तो वहां तो स्पीड फटाफट आ जाती है। तो ये जो होता है ना कि अगर मान लो कोई एक काम है जिससे नेताजी को फायदा हो रहा है या ब्यूरोक्रेट को फायदा हो रहा है, वो काम तो ऐसे हो जाता है कि 24 घंटे में ये बिल पास, वो बिल पास, गेम, तो वहां स्पीड फटाक से आ जाती है, यहाँ पे नहीं आती है। तो ये क्या कारण है? ये है, दिस इज हाउ इंट्रेंच्ड पावर वर्क्स। अगर आप काम कराना चाहो तो पॉइंट ही ये है, टू बी क्लोज टू पावर। इसका मतलब आपके काम जल्दी होंगे, आपके काम तेज होंगे। आप ब्यूरोक्रेट हो या आप पॉलिटिशियन हो तो आपके काम रुकेंगे नहीं। आपके क्या, आपके परिवार के इधर उधर के रिश्तेदार, सरपंच के भी काम नहीं रुकते, किसी का कोई काम नहीं रुकेगा। आपको, आप जज को भी जानते होगे, आप लॉयर को भी जानते होगे, आप ब्यूरोक्रेट को भी जानते होगे, आपको वहाँ भी बैचमेट होगा, आपका वो भी वहाँ भी रिश्तेदार होगा, सारे काम हो जाएंगे आपके। सच है ये बात। वो जो आपने छलांग गई थी वही छलांग यही तो है कि भाई यही तो चाहिए था कि भाई तुम्हें सब, दिस इज, अगर तुम कहीं हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ आसान है, नहीं तो सब कुछ खत्म है। नहीं, आपको पब्लिक की तरह लाइन में थोड़ी लगना है उसके बाद। सर एक जैसे जैसे आपने पावर स्ट्रक्चर बताया था, बट पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट में ज्यादा पावरफुल कौन है? पॉलिटिशियन। हाँ, वो कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कोई डिपार्टमेंट ऐसा का हुआ है कि यहाँ पे मंत्री कुछ कहना चाहता है बट सेक्रेटरी नहीं करना चाहता, तो वो कई बार नेता मंत्री भी कहता है यार ये तो काम ही नहीं कर रहे हमारे सेक्रेटरी साहब, तो ऐसा लगता है कि यार ये तो इसमें नेताजी तो 5 साल बाद चले जाएंगे, ये तो 30 साल रहने वाले हैं, तो किसकी पावर, मतलब ऐसा लगता है कभी कभी कि यार अफसर भी पावरफुल है और नेता कहते हैं कि हम ये करना चाहते हैं पर ये करने नहीं दे रहे। कई बार नेता खुद कहते हैं कि सर हमारे बहुत सारे प्लान है, हमारी बहुत सारी चीजें हैं, ये अफसरों ने फाइल अटका रखी है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, तो कई बार नेता भी बेबस से नजर आते हैं, ऐसा होता है। नहीं, डेफिनेटली, मैंने मतलब ये तो है ही कि ब्यूरोक्रेट्स बहुत पावरफुल होते हैं और बहुत ऐसे केसेस होंगे जब एक पॉलिटिशियन उतना पावरफुल होगा नहीं जितना ब्यूरोक्रेट हो। सेक्रेटरी लेवल के इंसान को और एक एमएलए को कंपेयर कर लो, अगर आप सेक्रेटरी लेवल के आईएएस और एक एमएलए, तो ऑब्वियसली द आईएएस इज मोर पावरफुल, बट इज द सेक्रेटरी मोर पावरफुल देन कैबिनेट मिनिस्टर? नो। तो रिलेटिव तो है, बट ब्रॉडली स्पीकिंग सोसाइटी की हायरार्की की बात जो हम कर रहे थे ना, पॉलिटिशियन ऊपर है, पॉलिटिशियन के पास अल्टीमेट पावर है, फ्लीटिंग पावर है, और पॉलिटिशियन लोगों को समझता है बहुत अच्छे से, लोगों की नस को समझता है, वो समझता है कि लोगों को दर्द कहाँ हो रहा है, और वो लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकता है, हेल्प भी कर सकता है, और उसको लीगल मैंडेट है। ब्यूरोक्रेट को उसका काम करना, ब्यूरोक्रेट का लीगल मैंडेट है, तो नेचुरली पावर पॉलिटिशियन की है,
क्योंकि एक होता है ना भाई, ये गलत काम हुआ, कैसे किया, बोले यार ब्यूरोक्रेट ने किया, लेकिन ब्यूरोक्रेट बोलता है मैंने तो यार मेरे को तो ऊपर से दबाव आया तो मैंने तो कर दिया। तो ब्यूरोक्रेट आता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो इन्होंने करवा दिया, मैं तो क्या करता। और कई बार नेताजी कह रहा है हमें तो कुछ पता ही नहीं था, पीछे से चले क्या कर दिया। तो वो समझ नहीं आता है ड्राइव कौन कर रहा है, या दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं और एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हैं। ये तो चारों जवाब ही ब्यूरोक्रेटिक हैं। हाँ, ये जो जवाब दे रहा है वो चाहे पॉलिटिशियन हो, वो असल में है ब्यूरोक्रेटिक। हाँ मेरे को तो ऊपर से आया था, मैंने तो नीचे से मांगा था, ये सब। सर अगर मान लो कि दोनों के इंटरेस्ट, खैर वो आपने कह दिया, लेकिन दोबारा बात करें, किसी पॉइंट पे दोनों के इंटरेस्ट अलाइन नहीं है, नेताजी कुछ चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट कुछ चाहता है, तो जीतेगा कौन? मोस्ट लाइकली नेता जीतेगा। नेता जीतेंगे। वही वाली बात की भाई, अगर कैबिनेट होगा तो वही जीतेगा, और अगर एमएलए होगा तो शायद वो जीत जाए मोस्ट लाइकली। अच्छा सर, एक मुझे बहुत बड़ा मतलब एक शायद आप बता सको, ये मेरे को समझ नहीं आता, मैं प्रोसेस नहीं कर पाता इसको, कि ये नेता हो या ब्यूरोक्रेट कोई भी हो, ये बड़ा करप्शन, छोटा करप्शन 2-5 करोड़ का कोई दिक्कत नहीं, बड़ा करप्शन ये 500 करोड़ रुपए इन्होंने कर लिए बराबर। अब 500 करोड़ करें या 5,000 करोड़ का स्कैम करें, वो बंदा रोल्स रॉयस में नहीं चल सकता। नेताजी कैसे चलेंगे रोल्स रॉयस में? पब्लिक सवाल उठा देगी, मीडिया पकड़ लेगा। नेताजी 500 करोड़ का 200 करोड़ का फ्लैट नहीं ले सकते, बंगला नहीं ले सकते, वो तो खुद का। तो ब्रांड ज़्यादा पहन ले, महंगी घड़ी पहन ले, तो मीडिया पकड़ ले कहाँ से आई। तो जब वो पैसा कंज्यूम ही नहीं कर सकते, अच्छे ब्रांड नहीं पहन सकते, अच्छा घर नहीं ले सकते, लेंगे तो कहीं विदेशों में कुछ ले लेंगे, कोई केमन आइलैंड में ले लेंगे, स्विस अकाउंट में डाल देंगे, उसको भोग नहीं पाएंगे। फिर भी ये इतना करते क्यों रहते हैं? टेंशन है, स्ट्रेस है, घबराहट है, पर ये ऐसा क्या चीज़ है कि भोग तो पाएंगे नहीं, पर इकट्ठा हो रहा है। नशा है कोई, जो जब एडिक्शन होती है तो वो लॉजिक के हिसाब से थोड़ी ना होती है। एडिक्शन होती है ना, मजा आता है, आप सिस्टम को बीट कर रहे हो, आपके पास एक ऐसी करेंसी आ रही है जो किसी न किसी तरीके से काम आ ही सकती है ना फ्यूचर में। हाँ, आ जाएगी, काम आ जाएगी। अगर कुछ इसके अंदर लॉजिक है तो ये है कि जब मेरा बुरा टाइम आएगा तो मुझे यही बचाएगा। एक और चीज है सर, मेरी उम्मीद है इसको तोड़ना मत आप बताना, कि अगली जनरेशन जो आ रही है ये पहले वाली से कम करप्ट है या उतनी है या ज्यादा है थोड़ी? काश मुझे पता होता है, काश मुझे पता होता है, मुझे नहीं पता है। मुझे लगता है वो जो बार बार मैं एंटी स्टुपिडिटी वाली बात बोल रहा हूँ, मैं स्टुपिड तो नहीं बोलूंगा उनको, बट मुझे लगता है एंटी स्टुपिडिटी के मेजर ज्यादा चाहिए उन्हें, क्योंकि एंटी स्टुपिड स्कैफोल्डिंग बहुत, मतलब उनके पर अटैक बहुत ज़्यादा है स्टुपिडिटी का ना, सोशल मीडिया की वजह से। उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है चारों ओरों से, उनके इको चेम्बर में, वो इससे पहले वाली जनरेशन के पास नहीं थी। उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आती थी वो या न्यूज़ से आती थी, या किताबों से आती थी, या बॉलीवुड से आती थी, सिनेमा से, जहाँ से भी। ये जनरेशन बहुत ज़्यादा जंक को एक्सपोज्ड है, इसीलिए एंटी स्टुपिडिटी के शील्ड्स इनको ज़्यादा चाहिए। करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट नो फ्रेंकली स्पीकिंग, आई कैन नॉट पास एनी जजमेंट ऑन वेदर एज अ जनरेशन। मेरी अजम्पशन ये है और मेरा बिलीफ ये है कि कम ही करप्ट होंगे। मुझे भी सर, मतलब मेरी उम्मीद ये है कि भाई वो जो पुराने लोग थे ना, क्योंकि जो पुराने हैं जो वो थे ब्यूरोक्रेट्स, वो लाइसेंस राज के जमाने के टाइम थे, तो उन्होंने वो बंधावा देखा है ना कि राजा राजा राजा, तो उनको राजा का आदत थी, तो वो वैसे ही रहे शायद। अब वाले में जो 2026 में कोई बनेगा या 2002 में बना या 2010 में 20 में बना होगा, उसको लगता है खुली इकोनॉमी है, सब कुछ हो रहा है, चीज़ें बढ़ रही है, तो थोड़ा मुझे लगता है वो लिबरल होगा, थोड़ा वो एटलीस्ट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या वहाँ पे करने देखो। वो करेगा भी करप्शन तो कहेगा यार तुम आगे भी बढ़ो, मेरा भी ध्यान रखो, पर आगे बढ़ो। ये वो दबा के गला घोंट के निचोड़ने वाला नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा है, बाकी पता नहीं सब। मुझे भी लगता है लेस होगा, और शायद इसलिए भी लेस हो क्योंकि सोशल मीडिया बहुत खुल गया, पावरफुल डिसेंसिटाइजिंग टूल है, क्योंकि अगर कुछ होता है तो गाली पड़ेगी उसको। और बट में जैसे कहो ना, किसी ने पोस्टिंग के पहले दिन ले ली, पहले दिन आ रहा है, कहीं होगा भी आया पहले दिन ही ले ली, सोशल मीडिया पे पहले साल ही ले ली, वही बात है। तो वो है सर। ये जो अभी एक बीच में एक बात चलती है, हमेशा ही चलती है, कि जो लैंड के प्राइस बढ़ रहे हैं गुड़गांव या कोई भी जगह, वो इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ये ब्लैक मनी वाला पार्ट है। अदरवाइज ये ना हो तो प्राइस हमेशा रीजनेबल ही रहे, डिमांड सप्लाई मेंटेन रहे, पर ये ब्लैक मनी की वजह से, और क्योंकि ये लैंड में ही या रियल एस्टेट में पार्क हो सकती है, रेट इसकी वजह से बढ़ रहे हैं। हाउ ट्रू इज दैट? मुझे नहीं लगता कि रेट सिर्फ ब्लैक मनी की वजह से बढ़ रहे हैं। इंडिया में लोगों की स्पेंडिंग पावर और एटलीस्ट इनइक्विटेबल ग्रोथ की वजह से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ नहीं है, मुझे लगता है बहुत सारी ग्रोथ इंडिया में जॉबलेस ही है, और आगे तो और ज़्यादा जॉबलेस ही हो गई, क्योंकि अब एआई आ गया। आप एआई को लेवरेज करना सीखते हो तो बहुत पैसे कमा सकते हो, और आपको बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करने की ज़रूरत उसके लिए नहीं है। तो पैसे कमा के क्या करोगे? कमिलियस में घर ही लोगे ना। तो इसीलिए रियल एस्टेट के रेट बढ़ रहे हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि ब्लैक कंपोनेंट बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वाइट का कंपोनेंट बढ़ रहा है ऑल्सो।
मतलब पीपल आर मेकिंग, इंडिया इज मेकिंग मिलियनेयर्स. मिलियनेयर अल्टीमेटली जाके रियल एस्टेट खरीदेंगे, और रियल एस्टेट खरीदेंगे तो फिर वहाँ पर वाइट का कंपोनेंट लोग आप देखो कि ज़्यादा डिमांड करने लग गए हैं अब अगर किसी बायर से या सेलर से बात करो तो वाइट के कंपोनेंट की बात ज़्यादा होती है. बट है अभी भी ब्लैक मनी बहुत बड़ी रियलिटी है और बहुत पोर्शन ब्लैक में लगा हुआ है. और मुझे नहीं लगता कि जैसे नोटों की बोरियां एक्सचेंज होती थी अब इतना प्रेवलेंट है वो. सब ब्रेन ड्रेन पे आपको क्या लगता है भी क्या कारण है, इंडिया का टैलेंट क्यों बाहर जा रहा है? ये क्वालिटी ऑफ लाइफ का मैटर है, अपॉर्चुनिटी वाली बात है, या फेडअप वाली बात है? क्या कोर रीजन क्या है जाने का? अपॉर्चुनिटी. क्योंकि जब आदमी ब्रेन ड्रेन के लिए जाता है ना तो वो बहुत ज़्यादा अपनी मर्जी से तो नहीं जाता है, और वो इतनी उम्र हुई नहीं होती उसकी क्योंकि कि वो फ्रस्ट्रेट हो गया हो. फ्रस्ट्रेट होने के लिए आपको भी 15-20 साल रहो तब समझ में आएगा कि क्या होती है फ्रस्ट्रेशन, है ना. आफ्टर यू बिकम, अभी तो बबल में ही बेचारा पढ़ाई कर रहा है, तो उसको क्या पता क्या हुआ. अपॉर्चुनिटीज क्लियरली देखो. और तो और आसपास वाले गाइड करने वाले लोग भी साफ साफ देखते ही हैं, वो बोलते हैं यार कुछ होना है नहीं, अगर निकल सकते हो तो निकल ही जाओ, और वो बेटर ही रहता है बहुत केसेस के लिए. और वो कई लोग जो पढ़ने जाते हैं उनको क्वालिटी लाइफ में डिफरेंस, स्टार्क डिफरेंस दिख जाता है कि अरे कहां से कहां गया मैं. even if they start from the lowest rungs of that society, मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहा होगा, वो ट्रक चला रहा होगा, वो टैक्सी चला रहा होगा, तब भी उसकी लाइफ यहाँ पटेल नगर की लाइफ से बेटर होगी, फार बेटर. तो क्यों नहीं करेगा? और मेहनत करके फिर प्रॉब्लम ये भी है ना कि वहाँ पर सीधे काम का रिवॉर्ड है. आप सीधा काम करते रहोगे ना, हो जाएगा काम आपका. घर खरीद लोगे आप, अल्टीमेटली आपका सब काम हो जाएगा. आप ले लोगे घर यहाँ ऊबर चला के, नॉट पॉसिबल. ये सिस्टम आपकी पीठ तोड़ देगा, आपकी 2 पुश्ते नहीं ले पाएंगे. वो कई वो तो ऐसे ब्रेन ड्रेन में, कईयों को तो अपॉर्चुनिटी वाली बात भी है. वो एक ऐसे इसमें ब्रेन ड्रेन में एक और चीज़ है. चाइना की सी टर्टल स्ट्रेटजी है, बड़ी सिंपल. वो कहते हैं भाई साहब हमारे बच्चों को हम बाहर भेज रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जाएंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, एक्सपोजर लेंगे, और जब हो जाएंगे तो हम इनको वापस बुला लेंगे. अपने यहाँ तो भाई बंदे गए, पढ़े, सीखे, बस गए, वहीं पे वापस आने का तो कोई भी नाम नहीं लेता. तो हमारे यहाँ सी टर्टल स्ट्रेटजी ऐसी कुछ बन सकती है क्या, या बन सकती है, या सफल हो सकती है क्या कभी? पॉसिबली, अगर गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग विल हो कि ऐसा हो तो हो सकता है ऐसे. मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए. तो मुझे लगता है गवर्नमेंट शायद पैसे में आपको बेनिफिट दे देगी, ठीक है वहाँ 2 करोड़ मिलता है, लो हम भी 2.5 दे देंगे, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे देगी, वो एक इशू लगता है. उनको हायर करना चाहिए. हाँ, जो इंजीनियर्स वहाँ गूगल में काम कर रहे हैं उनको DRDO को 1-2 करोड़ के पैकेजेस में बुलाना चाहिए, इसरो में बुलाना चाहिए उनको ऐसे पैकेजेस दो जो उनको वहाँ ना मिले. क्यों कर रहा है वो गूगल मेटा में काम जाके? वहाँ पर वो AI सिस्टम्स बनाएगा जो आपको और बेटर एड दिखाएगा. यहाँ वही इंसान ऐसे रॉकेट्स बनाएगा, ऐसे इंजन्स बनाएगा, ऐसे सिस्टम्स बनाएगा जो आपका 50% फ्यूल कंजम्पशन कम कर देंगे. तो इधर बुलाओ ना उसको. और देयर परसेंट और व्यक्ति है जो आना चाहते हैं, ठीक है यार मैं मम्मी पापा के पास रह लूंगा, मेरा वो है, पैसे तो मुझे बराबर ही मिल रहे हैं ना, आ जाएगा. आप वो वहाँ पर मेहनत करके 2 करोड़ रुपए कमा रहा है, और वहाँ पर वो 2 करोड़ के कुछ नहीं बचा रहा होगा, 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए वो खर्च रहा होगा. आप बोलो ना उसको मैं 2.5 करोड़ देता हूँ, तो इंडिया में आ, गवर्नमेंट की सर्विस में आ. तू सर वहाँ तो अभी जैसे अगर मेरे को भी याद है, इसमें तो क्वेश्चन में नहीं लिख रखा मैंने, कि 100 इसरो के साइंटिस्ट ने तो छोड़ा है अभी, क्योंकि वो कह रहे हैं ब्रेन ड्रेन इंडिया से बाहर छोड़ो. अभी तो गवर्नमेंट से प्राइवेट में ही हो रहा है. इंडिया की प्राइवेट कंपनियों ने इसरो के साइंटिस्ट को कईयों को लेटर दे दिए और वो छोड़ के आ रहे हैं. 100 से ज्यादा लोगों ने छोड़ दिया. तो हम तो अभी जो है उनको इंडिया में नहीं रोक पा रहे. इंडिया बाहर वाला तो कहाँ से आएगा. और सर एक ब्रेन ड्रेन का है ना, मैंने अपने लेवल पे स्टडी करी. 3 फेज हो गए एक तरह से, 3 फेज हो गए. एक फेज हो गया कि भाई बंदा गया ब्रेन और वहाँ US में रह गया, उनके लिए काम करने लग गया. दूसरा है कि जो IT आउटसोर्सिंग वाला पार्ट है था कि इंडिया का बंदा बैठा इंडिया में ही है, इंडिया में ही बैठा है, लेकिन वो काम उनके लिए कर रहा है. जैसे इंडिया में अभी एक बन रहा है GCC कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है हम, तो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा GCC यही है. तो जैसे गूगल कह रहा है कि यार गूगल मत आओ, सुनो गूगल ने बेंगलोर में GCC खोल लिया, एक काम करो तुम यहीं आ जाओ. तो वो टैलेंट तो इंडिया का ही है, रह भी इंडिया में ही रहा है, पर वो काम किसके लिए कर रहा है, उसके लिए. अब उसकी काउंटिंग ब्रेन ड्रेन में नहीं है कि अब देश छोड़ के थोड़ी गए भाई, वो देश में रह के गया, छोड़ दिया देश, वही ऑफिस में रह रहा है, वही काम कर रहा है. तो मोटा मोटी सेकंड टाइप का ड्रेन हो गया ना ये. मतलब बेटर प्रॉब्लम टू हैव है. हाँ, बेटर प्रॉब्लम टू हैव. एटलीस्ट जो पैसे कमाएगा वो खर्चेगा इंडिया में, वो बाहर नहीं जाएंगे सारे. टेक्निकली थोड़ा सा ब्रेन तो गया ही अभी, इंटेलेक्चुअल ड्रेन हो चुका है, ब्रेन ड्रेन हो चुका है आपका. बट एटलीस्ट चलो इकोनॉमी, चलो कुछ तो है. और एक तीसरा एक चालू हुआ है, वो ट्रेन लंबा नहीं है, और एक वो कुणाल चावला वाला जो भी हुआ, व्हाट्सएप के CEO बन गए. ये बड़ा ट्रेन, एक काम करो 1 बिलियन डाल के इनके फाउंडर के ले लो, अब अपना कंपनी चलाएगा. अब एक काम करो, ये दूसरा कौन सा स्टार्टअप बढ़िया चल रहा है बाजार में, किसका नाम है? बोला अरे दीपेंद्र गोयल जी गजब जो बेटा बनाते हैं. अच्छा, इनको बोलो कंपनी में डालो पैसा, दीपेंद्र गोयल को लेते हैं, दूसरी चीज चलाएगा. मे बी ये तीसरे टाइप का ब्रेन ड्रेन चालू हो सकता है. इंडियंस केपेबल होते हैं, और जो इंडिया में सर्वाइव कर सकता है वो बेवकूफ नहीं होगा. अरे सर वो
इंडिया में जो सर्वे, मैं एक चीज कहता हूँ सर, इंडिया में अगर किसी ने 10 करोड़ का बिजनेस बना लिया ना, मैं बताऊँ तुम यूएस में होते 100 करोड़ के आदमी होते। करेक्ट। तुमने यहाँ पे जो भी अचीव किया है तुम 10x कैपेबल, वो अपॉर्चुनिटी ने दबा दिया तुम्हें यहाँ पे तो। और सर ब्रेन ड्रेन के साथ एक नई चीज चालू हो गई, मनी ड्रेन और चालू हो गया। और मनी ड्रेन का कारण क्या मानते हो सर आप? चलो यहाँ तो क्योंकि आपने कहा बेटर अपॉर्चुनिटी, ये बंदे को वहाँ 2 करोड़ का पैकेज मिल रहा चला गया, तो यहाँ बंदा कोई 20 करोड़ रुपए कमा रहा है, वो भी कह रहा है मैं तो जाऊंगा। अब तो रुपी आर्बिट्राज, आप देखो ना रुपी का क्या, रुपी वर्सेस डॉलर क्या है, आपका पैसे का क्या वैल्यू हो रहा है। अभी पड़ा पड़ा आपका पैसा सड़ के, इन्फ्लेशन जो अलग उसको इरोड करेगा वो करेगा, बैठे बैठे 30% पैसे खत्म हो चुके हैं आपके, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया है। मेन रीजन ये है। तो जैसे मान लो किसी ने दिल्ली में कोई फैक्ट्री खोल रखी, 25 करोड़ रुपए कमा रहा, जैसे सेटल होता है उसने बच्चे कहता है बेटा आप तो यूएस निकलो, तो भाई तू तो पैसे वाला है, तुम्हारा तो अच्छा भाई, तुम तो पॉश कॉलोनी में भी रह रहे हो, तुम्हारा तो नौकर चाकर गाड़ी बंगला सब चीजें हैं, तुम तो रुक जाओ, नहीं हम भी जाएंगे, ये भी जा रहे हैं। इनका क्या कारण? क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर, क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटी की बात तो नहीं है सर, अपॉर्चुनिटी तो यहीं खूब है इनके पास। कितने फैमिलीज को जानता हूँ, बिजनेस फैमिलीज जो इंडिया से, दिल्ली से छोड़ छोड़ के दुबई जाके सेटल हो गई हैं, और चाहे उस लेवल का काम उनका ना रहा हो, दे हैव टेकन द चांस। मेरे कई दोस्त हैं, और इनफैक्ट मैंने देखा, आपको पता है अजीब सी बात है, ये सैड बात है, अब उसको क्या बोलेंगे, जिनकी बेटियां हुई हैं वो जाना ज़्यादा चाहते हैं समहाउ, मैंने नोटिस करा ऐसा। क्यों? सेफ्टी सिक्योरिटी। आप सिर्फ मनी ड्रेन, ब्रेन ड्रेन, टैक्स के कैलकुलेशंस नहीं करते ना जब इस टाइप के डिसीजन लेते हो, तो बहुत बड़ा डिसीजन है, देशी छोड़ के जा रहे हो, तो सोचते हो यार सेफ्टी तो रहेगी ना, जब जरूरत पड़ेगी तो इमरजेंसी में आ जाएगी ना, एयर एम्बुलेंस भी आ जाएगी। इस चीज़ की क्या कीमत है कि आपकी फैमिली को जब सब में तकलीफ होगी तो आएगी, आपके माँ बाप थोड़े कुछ साल ज़्यादा जिएंगे, क्या कीमत दोगे इसकी? भाई सही बात है। वहाँ पे अपन एक ये चीज ये मैंने नोटिस तो, यहाँ पे 60s के बाद है ना आदमी ऐसा रहता है भाई ठीक है हो गया रिलैक्स, वहाँ पे आदमी 75 एकदम जी रहा है लाइफ, उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ और एक है चीज। करेक्ट। एक और सर एक है कि हमारे मेजोरिटी यूथ पॉपुलेशन है, और इसको हम पॉजिटिव देखते हैं कि भाई हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, कि जो भी काम करने वाली वर्किंग पॉपुलेशन है वर्ल्ड में उसका 50% इस समय इंडिया में है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड है साहब। लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड तब है ना जब ये पॉपुलेशन काम कर रही हो, रोजगार हो, कुछ डेवलप कर रही हो, पर अगर ये डेवलप नहीं कर रही तो ये अपॉर्चुनिटी हम सीज कर पाएंगे क्या बिना जॉब के? मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि अगर ये नहीं हुई तो सर ये उसका रिवर्स तो देखो, आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन हमारी है और 25 साल में हम झंडे गाड़ देंगे, और 25 साल में तुमने झंडे नहीं गाड़े तो सबसे ज्यादा बूढ़ी पॉपुलेशन भी तुम्हारी होगी। बिल्कुल डेमोग्राफिक लायबिलिटी है। Exactly. अब तो अगले 25 साल बाद सबसे ज्यादा कमाने वाले कम होंगे, खाने वाले ज्यादा होंगे। Exactly. और तुमने 25 साल में कुछ किया और नहीं है तो भयंकर हालत खराब हो जाएगी। तो लाइबिलिटी है, अगर इन लोगों को तुम जॉब नहीं दे रहे हो तो डेमोग्राफिक लाइबिलिटी खड़ी कर रहे हो। आपने सही टाइम फ्रेम पकड़ा है, 25 साल का ही है। इसी टाइम में डेमोग्राफिक बिल्कुल सही कर रहे हो आप, यही होगा। 25 में से गए 5, 25 था 5 गए, अब 20 है, फ्लिप हो जाएगा। अब 20 साल में ऐसा क्या कर दोगे आप, क्योंकि इन चीज़ों में टाइम लगता है, 20 साल में ऐसा क्या कर दोगे कि बहुत लोगों की बहुत सारी नौकरियां लग जाएंगी? ऐसा लग तो नहीं रहा है। ऐसे मेरे को तो कोई बात नहीं सुनाई दी, ना किसी प्रोटेस्ट में और ना गवर्नमेंट की साइड से। तो अगर ऐसे होने की गुंजाइश ही नहीं है तो आपके एक्सपेक्टेशंस कम ही होने चाहिए। सर गवर्नमेंट इनिशिएटिव को तो छोड़ देते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो जो अपने लेवल पे कर रहे हैं और जितना हो रहा है। मैं बोल दूं कि गवर्नमेंट मेरे लिए कुछ नहीं करेगी, मैं आत्मनिर्भर हूँ, मुझे ही करना है। तो आप किसी यूथ को क्या एडवाइस देते हो कि भाई ये इस समय अपॉर्चुनिटी है, तुम अगले 20 साल में गवर्नमेंट कुछ करे ना करे उसको हटा दो, तुम अपने लेवल पे क्या कर जाओ कि 20 साल में तुम तो खेल जाओ, इससे पहले कि तुम्हारा बुढ़ापा या तुम्हारी अगली पीढ़ी के लिए तुम क्या कर सकते हो अगले 20 साल में? AI सीखो, AI सीखो, अंग्रेजी सीखो, इतनी सीखो कि बाकी लोगों के काम आने स्टार्ट हो जाओ। इंटरनेट पे काम उठाना स्टार्ट करो। अगर आप यंग हो, आप डायनेमिक हो, आपका थोड़ा बहुत भी दिमाग चलता है। दूसरा, पर्सनल ब्रांड बनाओ, कंटेंट बनाओ, सीखो ये गेम कैसी खेली जाती है। चाहे नौकरी करो या ना करो, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया प्रेजेंस रखो और अपने स्किल सेट साथ में डेवलप करते रहो। और सिर्फ AI सीखो नहीं, AI की अपस्किलिंग साथ में करते रहो। कुछ ना कुछ साइड में बनते रहना चाहिए किसी ना किसी के साथ। पता नहीं चलता कि कब ठीक चीज़ हाथ लग जाती है और बढ़िया हो जाता है। तो लाइफ चेंज करनी है और अपने आप को सिक्योर रखना है। दोनों का एक ही जवाब है, जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है और जिस डायरेक्शन में दुनिया जा रही है उस डायरेक्शन में थोड़ा सा पहले ही जाके खड़े हो जाओ कि मेरे पास है ये। इंडस्ट्री को ट्रैक करो और इंडस्ट्री को वो दे दो जो चाहिए, तुम्हें इंडस्ट्री दे देगी, बाजार रिवॉर्ड करेगा तुम्हें। या कोई AI वाला आदमी आएगा और वो बोलेगा कि यार मैं आपकी वर्कफोर्स 30% कम कर देता हूँ, या आप वो आदमी बन जाओ जो किसी को जाके बोले कि मैं आपकी वर्कफोर्स 30% कम कर देता हूँ। वेरी गुड। तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं। वो है ना सर, या तो शिकार बनो या शिकारी बनो।
शिकारी नहीं बनोगे तो तुम्हारा शिकार होगा, अब जंगल हो गया है। हमेशा से ही ऐसा था, हमेशा से ही ऐसा था। अब ये जो चेंज है इसकी रियलिटी ये है। सर अभी मैं कुछ एक दो सवाल यूपीएससी स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ या गवर्नमेंट एग्जाम स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ कि कोई बंदा 30-35 साल का है, गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में उसने टाइम वेस्ट कर दिया, अब उसको लग रहा है कि यार तो सब कुछ खत्म, उसको क्या एडवाइस देते हो आप? मुझे नहीं लगता कुछ भी खत्म हुआ है, क्योंकि जिस टाइम पर आप यूपीएससी में घुसे थे और जिस टाइम में अब आप निकल रहे हो, दुनिया बदल चुकी है। जिसको लग रहा था उसने उस वक्त बहुत बड़ा तीर मार लिया कोई एग्जाम निकाल के, उसको आज रियलाइज हो रहा है तो तीर तो बाहर लग रहे हैं। तो इसलिए कोई ऐसी बात है नहीं। द वर्ल्ड इज चेंजिंग सो फास्ट दैट द लेवल प्लेइंग फील्ड इज शिफ्टिंग। लेवल प्लेइंग फील्ड है। ये देखो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ जो बाकी लोग नहीं कर सकते। दूसरा सवाल ये पूछो कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मैं अपने 2 टाइप के ऐसे स्किल्स कंबाइन कर दूं जो बिल्कुल ही रेयर हो जाए। IRS ऑफिसर और पर्सनल ब्रांड, और IRS ऑफिसर और कंटेंट क्रिएशन, इंटरेस्टिंग मिक्स कैन बी लेवरेज्ड। IRS ऑफिसर एंड AI कैन बी लेवरेज्ड इनटू some interesting tax solutions in the future. It's a good business, it's a good startup idea अगर हम करें तो। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? 2 स्ट्रेंथ को कंबाइन करोगे, कुछ निकलेगा, कुछ गैप होगा, उसकी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करो। एक 2, अगर आपको लगता है कि आपको नॉर्मल नौकरी नहीं मिल रही है तो अपने लिए नौकरी क्रिएट करनी स्टार्ट करो। मार्केट में कमी, आपने GCC की बात करी, GCC में तो बहुत वैकेंसी है ना? तो उस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करो। तीसरा, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, अलाइड मेडिकल बहुत अच्छा फील्ड है और इंडिया में बहुत डिमांड है, लोग बाहर जाना चाहते हैं। हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, नर्सेस, दे आर रिक्रूटिंग लाइक मैड, नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड। लैंग्वेज सीखो अगर आप सीख सके तो, और ऐसी जगह जाओ जहाँ पर डिमांड है। और तो जर्मनी इज वन प्लेस जहाँ पर अलाइड मेडिकल की बहुत डिमांड है। तो ये तो बस दीज आर जस्ट सम आइडियाज। परसिस्टेंटली अगर खोजने बैठोगे ना, अगर आप ढूंढने बैठोगे और आप इसको लेवरेज करोगे तो हो जाएगा। बट एक ही फर्क है फंडामेंटल फिलॉसफी में, कन्वेंशनल पाथ शायद नहीं मिलेगा। मेरा कहने का मतलब यही है, कन्वेंशनल पाथ की उम्मीद भी नहीं करनी है, वो छोड़ देते हैं एक बारी, क्योंकि वो अगर करना होता, वो होना होता तो या तो वो हो गया होता, और जिसका वो हुआ भी है उसने भी कोई तीर नहीं मार लिया। सही बात। तो अगर कन्वेंशनल पाथ नहीं है और मुझे पाथ खुद ही बनाना है, 3 या 4 महीने या 6 महीने की मेहनत है, रास्ता निकल आएगा। और सर मुझे भी आपसे बात, एक डायलॉग अच्छा लगा जो आपने कहा ना, मुझे उससे एक चीज़ निकली, वो कहना कि ये मत पूछो कि बाजार और गवर्नमेंट मेरे लिए क्या करेगी, ये पूछो आप बाजार गवर्नमेंट के लिए क्या कर सकते हो। तो आप सोचोगे यार इस बाजार में मैं ऐसा क्या कर दूं जो लोगों के काम आए, तो तुम लोगों के लिए क्या कर सकते हो ये सोचो, सेट हो जाओगे तुम। और तुम बैठे होगे यार ये मेरे लिए कोई कुछ कर देगा क्या यार, कहीं कोई ओपनिंग निकाल दे, कहीं कोई मुझे कुछ बता दे, कोई मुझे सिखा दे। वो तुम है ना कि तुम ये सीख के ये सिखाना चालू करोगे। मैं बताता हूँ ये क्या होता है जी, सुबह 4 वीडियो देखूंगा, शाम को 5 वीडियो बना के मैं समरी बताऊंगा, मेरे हिसाब से तुम ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर लोगे। एग्जैक्टली। सर एक 12th फेल मूवी का एक चीज़ बताओ। इसने 12th फेल मूवी ने एक काम क्या कर दिया, जो लोग थे ना जो 2-3 साल बाद निराश होके कि यार मैं 3 अटेम्प्ट दे दी, मेरे से नहीं हुआ, मैं छोड़ रहा हूँ, ये 12th फेल मूवी ने उनके और 2-4 अटेम्प्ट चालू कर दिए कि रीस्टार्ट। तो एक क्या आपके हिसाब से प्रैक्टिकल टाइमलाइन क्या है कि यहाँ पे तो रीस्टार्ट हो जाना चाहिए और यहाँ पे तुमको प्लान बी पे जाना चाहिए? क्या एक स्वीट स्पॉट बोलोगे, इतना तक तुम देख लो, नहीं हो तो तुम रीस्टार्ट छोड़ो, प्लान बी करो? मैक्सिमम 2 फुल टाइम अटेम्प्ट के बाद एक प्लान बी होना चाहिए। तीसरा अटेम्प्ट बिना प्लान बी के नहीं होना चाहिए। यही रूल है, मैं बार बार बोलता हूँ लोगों को। और प्लान बी का मतलब कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको नौकरी करनी है और आपको कहीं और जाके सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में रहना है। प्लान बी हो सकती है एक अच्छी डिग्री जो आप ले रहे हो सकता है आपको 1-1.5 साल मिल जाए। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है, कितने लोग आप पे डिपेंड करते हैं उस पर डिपेंड करता है। बट प्रैक्टिकल सोल्यूशंस 2 अटेम्प्ट के बाद आने स्टार्ट हो जाने चाहिए। अब सर लास्ट 2, अब रैपिड फायर राउंड पे जाने से पहले 2 सवाल आपसे, आपके पर्सनल वाले। ठीक है। दुनिया एक करियर में सक्सेसफुल होने के लिए टेंशन में रहती है यार एक करियर में सफल हो जाए। आपके 3 करियर रहे, मतलब आपने जब बॉडी बिल्डिंग में थे तो आपने अच्छा परफॉर्म किया, वहाँ पे टॉप 5% मैं मानता हूँ। फिर आप IRS में आए, वहाँ सेलेक्ट हुए, अपना अच्छा काम किया। फिर अभी आप सोशल मीडिया पे आए, आपका अच्छा नाम है। आपने 3 काम किए, तीनों में अच्छे सक्सेस रही। आप क्या मानते हो, क्या बेसिक स्किल है कि आप चीज़ करते हो जिसकी वजह से आप सक्सेस हो जाते हो? और क्या कॉमन लाइन आप खुद में देखते हो कि यार ये चीज़ थी जिसने मुझे सफल किया और ये लोग अप्लाई करेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा? ऑब्सेशन है, और ऑब्सेशन सिर्फ तभी आता है जब मन से वो चीज़ चाहिए हो। तो मैंने काम ही वो करे जो मन से चाहिए थे, और जब सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि इसमें आपने जो चीज़ें बताई 3 चीज़ें जिनमें सक्सेसफुल रहा, और बहुत सारी चीज़ें करी थी जिनमें सक्सेसफुल नहीं था। वो गिनती में आती नहीं है क्योंकि वो पता ही नहीं चलती। यही गलती थी ज़्यादातर।
आई गॉट obsessed about things which were good, और फिर जब हुआ तो हुआ, बट मन करना चाहिए बहुत लगो तो उसमें लगो, सही ज़्यादा स्ट्रांगली, क्योंकि हाँ उस वही अगर मन नहीं करेगा तो लग ही नहीं पाओगे। मतलब इसीलिए इंटरनल होना चाहिए, एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए कि मम्मी ने कहा तो कर लिया, पापा ने कहा तो कर लिया, उसको देख के कर लिया। तुम्हारे अंदर से आवाज आई कि यार यही चाहिए, सुपर तो हो इंटरनल, जाएगा। सुपर इंटरनल, इंटरनल होना चाहिए। स्ट्रांगली इंटरनल, और तभी जाके आपको इस टाइप का वो मिलेगा। बट ऐसी कोई जादू वाली बात है नहीं। सब फर्दर प्लान क्या है फ्यूचर को? अभी आप इस डायरेक्शन में, आप अगले 5 साल का प्लान क्या मानते हो? मुझे लगता है कि मुझे पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाती रहनी चाहिए, और जितना मैं कर सकता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू मैं वो करूँ। मुझे ये भी लगता है कि मुझे प्राइवेट स्फीयर में और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कुछ बड़ा क्रैक करना है अभी, उस जिससे इस देश में मैसिव इम्पैक्ट आना चाहिए और एक अच्छा स्टार्टअप भी बनना चाहिए। वो क्रैक करने के बाद मेरे एम्बिशन है कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं और मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं उस वक्त, किस लेवल की कैपेबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, क्या मेरे बस का है नहीं है, वो इस जर्नी के थ्रू मुझे समझ में आ जाएगा। बट मैं इस बारे में सोचना स्टार्ट कर गया हूँ। सर अब आते हैं रैपिड फायर राउंड पे। एक बुक की रिकमेंडेशन। कॉस्मोस, कार्ल सेगन। एक मूवी रिकमेंडेशन। अभी रिसेंटली एक मूवी देखी मैंने, ऑडिसी। वन ब्यूरोक्रेट दैट यू एडमायर द मोस्ट। अशोक खेमका। अशोक खेमका। वन पर्सनालिटी लिविंग और डेड यू एडमायर द मोस्ट, ब्यूरोक्रेट और नॉन ब्यूरोक्रेट डजंट मैटर। फ्रीडरिक नीचे। One major reform that needed in coaching industry. Authenticity of publication of results. One major reform needed in bureaucracy. No permanent job. Best advice you ever got. Rely on yourself. Biggest mistake of your life. Taking too long to rely on myself. Biggest achievement till date. Relying on myself. Next big goal. Do something that teaches others to rely on themselves. Message to the youth of India. You don't know your own potential. You should unlock it. Message to UPSC aspirants. It is a courageous thing you are doing, but you are taking a risk. Accept the downsides of that risk and take it boldly. And last but not the least, experience of this podcast. Very engaging, very refreshing, very good. थैंक यू सर, थैंक यू। आपके बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में और यूपीएससी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी। और एक चीज़ जो मैं अप्रिशिएट करूंगा इस पॉडकास्ट में कि मैं कई गेस्ट ना कुछ सेंसिटिव टॉपिक पे डिप्लोमेटिक हो जाते हैं कि यार यहाँ गोल गोल आंसर दे, सब में क्लियर है, अच्छा है। कुछ 1-2 पॉइंट आते हैं कि यार इसको या तो अवॉइड कर दो या इस पे गोल गोल आंसर दे के निकल जाता है। यू वर ऑनेस्ट टू द पॉइंट, जो आपके मन में था, जिस टॉपिक पे जो विचार थे, आपने क्लियरली गए और रियली अप्रिशिएटेड एंड अमेजिंग। थैंक यू।